हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप वेरी वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हमारा द अल्टीमेट पावर रिवीजन फॉर यू अपकमिंग सी एंड इमीडिएट एग्जामिनेशंस चालू है, जिसमें FM एंड SM का अपने रिवीजन कर रहे हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट से हमने स्टार्ट किया एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी तक अपने क्या क्या पढ़ लिया हमने। लेवरेजेस कंप्लीट कर लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डन, रेशियो एनालिसिस डन, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डन। आज अपने क्या पढ़ेंगे सर? आज अपने पढ़ने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन, एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जिसको हम आज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा रिवाइज करके फिनिश कर देंगे। लास्ट एग्जाम्स पे जो बच्चों से मैंने रिव्यू ली, मेरी टीम ने जिन से बात किया, समझ में आया हमें कि राइटिंग प्रैक्टिस की बच्चों को ज़रूरत है। तो अब से हम क्या करेंगे कि राइटिंग प्रैक्टिस पे भी पूरा ध्यान देंगे। सो कंसेप्ट्स के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, इलस्ट्रेशंस भी दिखाएंगे आपको, कुछ कुछ क्वेश्चंस बना के भी आपके साथ साथ करेंगे, ताकि आपको वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम में। बिकॉज सर कंसेप्ट तो हमें समझ में आ रहा है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कंसेप्ट क्लियर है सर, लेकिन आंसर्स कैसे बनाना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एग्जाम में तो सम बना के आना ही पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। राइट? यस और नो गाइज? यस। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अपने पूरा फोकस करेंगे कि टाइमली अपने कंसेप्ट्स के साथ साथ सम से प्रैक्टिस करें, तो दोनों चीज़ को इक्वली जस्टिस कर पाएँ। ठीक है ना? आर यू ऑल रेडी? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जब भी वीडियो पसंद है एक तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करो, और दोस्तों के संग अपने इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। CA इंटरमीडिएट की जर्नी में आपको बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ मिलने वाला है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो फुल स्क्रीन में आ जाए एंड लेट अस स्टार्ट। सो डिविडेंड डिसीजंस, अपना रिवीजन चालू है। डिवीजन अपने कर रहे हैं हमारा हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाया है फॉर CA इंटरमीडिएट। ये बुक अगर आपको चाहिए, दिस इज़ द नोट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये एक एक चीज़ मैंने खुद से लिखा है, एक एक चीज़ को ध्यान देते हुए कि कौन सा पोर्शन, क्या चीज़ ICAI फोकस कर रहा है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए रेलेवेंट, इतना नहीं है, उन सबको समझते हुए मैंने ये बुक बनाया है। ये बुक अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक है, उसको भर दीजिए। और मैं बता दूं, ये बुक आपको मिल जाएगा, आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाएगा फॉर एंटायरली फ्री। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक भरना है एंड यू विल गेट द बुक इन नेक्स्ट 1 वीक फॉर श्योर। ठीक है ना? सो स्टार्ट करें अब अपने। चलो प्रैक्टिस करेंगे, हैंड रिटन प्रैक्टिस करना है, साथ साथ लिख के आप लोग रिवाइज करना। ठीक है? कैलकुलेटर, पेन, कॉपी सब लेके बैठना। ठीक है ना? मूवी नहीं चल रहा कि पॉपकॉर्न लेके बैठ गए सर हम। पूरा ध्यान से, पढ़ाई की बात है, एग्जाम्स बहुत नियर है अब। ठीक है? चलो, चैप्टर नंबर है डिविडेंड डिसीजंस। शुरू करने से पहले 3 टाइप के डिसीजंस होते हैं, आपको मालूम है? एक बार इधर देखो, डिविडेंड डिसीजंस चैप्टर शुरू करने से पहले आ जाओ। टाइप्स ऑफ डिसीजंस क्या क्या बताएंगे? कोई कौन बताएगा सर क्या क्या टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं? सीखा है ना आपने थ्योरी में ये चीज़ डिसीजंस के बारे में? पहले बताओ, हमारे सब्जेक्ट में कौन कौन से टाइप ऑफ डिसीजंस है? समझ में आ गया? किन किन बच्चों को समझ में आया कमेंट करो कि सर ये टाइप का डिसीजंस है। सबसे पहले हमने सीखा था फिनेंसिंग डिसीजन। यस और नो? याद आ रहा है किसी को? फिनेंसिंग डिसीजन सीखा हमने। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर क्या था, फिनेंसिंग डिसीजन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं आज कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। समझ पा रहे हो आप लोग किस टाइप का डिसीजन एक कंपनी में होती है, किस टाइप का डिसीजन लेना पड़ता है। एंड थर्ड इज जो अपने बाद में सीखेंगे, विच इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन? मतलब कैपिटल बजटिंग, दी कैपिटल बजटिंग, जिससे बहुत बच्चों को तकलीफ होती है। मैं बता दूं, कैपिटल बजटिंग तो सबसे ईजी चैप्टर है, जब अपने वो करेंगे तब उसके बाद करेंगे। अभी एक बार इधर ध्यान दो। तो 3 टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं। वन इज फिनेंसिंग डिसीजन, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इस टाइप के चैप्टर्स जिसमें आते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज भी आप बोल सकते हो। डिविडेंड डिसीजंस एक्सक्लूसिवली ये चैप्टर कवर करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप मान के चलो मेनली कैपिटल है उसमें। डिविडेंड डिसीजंस चैप्टर पे अब अपने आज फोकस करिए। ये 3 टाइप का डिसीजन किसको लेना पड़ता है वैसे? जो फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी है, एक फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी को इन 3 टाइप ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस। नाउ डिविडेंड डिसीजंस का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, डिविडेंड का डिसीजन। सो व्हाट इज अ डिविडेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, डिविडेंड हमें पता है क्या होता है। आई ऑल्सो नो, यू नो दैट। छोटा सा एग्जांपल के संग मेरी फर्ज बनती है, मेरा एक फ्लो बनना चाहिए पढ़ाने का। तो डिविडेंड का एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। नॉर्मल आपको नहीं बताएंगे कि शेयर होल्डर का हक होता है, प्रॉफिट होता है, ये सब आपको पता है। चलो एग्जाम्पल छोटा सा एनालॉजी लेते हैं एक ठो हलवाई का। ठीक है ना? एक हलवाई का एनालॉजी लेते हैं, छगानी हलवाई वाला। कलकत्ता के सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा।
छगानी एक हलवाई वाला है। छगानी हलवाई वाला रोज़ जाता है, जलेबियाँ तलता है, पकौड़ियाँ बनाता है, सब कुछ करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो घर आया, कुछ रुपए कमा के वो घर आया, तो वो रुपए किसके हुए? उसके माँ बाप जो उसके शेयर होल्डर हुए, ऐसे समझो, माँ बाप उसके क्या हुए? उसके शेयर होल्डर हुए, उनका हक है उस पर। तो वो जो डिविडेंड जो वो कमा के घर लेके आया, उसका हक बनता है उसके माँ बाप को। अगर वो रुपये, अगर उसने आज 100 रुपये कमाए, ठीक है ना, उसने आज क्या किया? आज उसने कमाया सर कितना? 100 रुपया, 100 रुपीज़ उसने कमाया छगानी ने, ठीक है। अब वो छगानी वाला क्या कर रहा है? घर जा रहा है, घर जाके उसने क्या किया? 20 रुपये मॉम डैड को दे दिया, अपना मॉम डैड को 20 रुपये दे दिया छगानी भाई साहब ने। एंड रेस्ट 80 रुपीज़ वो यूज़ कर रहा है नई कढ़ाई लेने में, नए अपने हलवाई का नया दुकान खोलने में, इस टाइप की चीज़ों में नया 80 रुपया वो यूज़ कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन वर्ड बोल सकते हैं, सिंपल। तो ये जो 100 का हमने उसका कमाई हुआ, आज का एक दिन का उसने 100 रुपये कमाए, उसका मैंने ब्रेकअप किया। 20 रुपये उसने किसको दे दिया? अपने मॉम डैड को, अपने शेयर होल्डर को। तो 20 रुपये को मैं क्या बोल सकता हूँ? उसने डिविडेंड दे दिया। उसने डिविडेंड दे दिया बिकॉज उसके मॉम डैड पे तो पूरा 100 का हक है। लेकिन छगानी ने क्या किया? ये जो छगानी है उसने क्या किया? 20 तो दे दिया डिविडेंड के तौर पे, और बोला बाकी मैं यूज़ करूँगा एक्सपेंशन पे, फॉर ग्रोथ। ये हमने ग्रोथ का फॉर्मूला में सीखा था, ग्रोथ के कंसेप्ट में सीखा था, याद है? गॉर्डन मॉडल में ग्रोथ, गॉर्डन मॉडल में हमने सीख के रखा है। आज नहीं भी सीखा, आप भूल गए हो, कुछ भी डाउट है वापस सीख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। गॉर्डन मॉडल इतना जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो गॉर्डन आज फिर अपने पढ़ेंगे। समझ में आया आपको? सिंपल एकदम डिविडेंड का मतलब। हाँ कि हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसको हटाओ, आगे काम की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर से स्टार्ट करें अब, थोड़ा बुक से। कितना सुंदर सा कोट मिला था मुझे, एक देखो, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट डिविडेंड। यस और नो? और कितना एप्ट जगह पे मैंने इसको यूज़ किया है, इस कोड को। चलो आ जाओ। सो डिविडेंड डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या हुआ? डिसीजन ऑफ डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। हमारे एग्जांपल में 20 रुपये वो अपने शेयर होल्डर को, अपने मम्मी पापा को दे रहा था, तो वो उसने डिसीजन लिया 20 का, भाई वो 20 देगा कि 40 देगा कि 10 देगा कि कुछ नहीं देगा। वो जो डिसीजन उसने लिया, वो डिसीजन कैसे वो ले सकता है, वो अपने इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। ईजी है, समझ में आया? पूरा फ्लो बन गया, एक सेट हो गया सर, क्या वार्म अप हुआ कि हमें कैसे कैसे आगे इस चैप्टर में अब बढ़ना है, अकॉर्डिंगली सोचना है, ठीक है। इजी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे एग्जांपल में क्या था? 100 रुपये का था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड में, मतलब 20 रुपये दे दिया अपने घर में, और 80 रुपये रख लिया रिटेन अर्निंग्स में। रिटेन अर्निंग्स बोलो का मतलब क्या? वो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में रुपए रहेंगे तो कंपनी उसको यूज़ करके ग्रो कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक अपने सिंपल जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो एकदम इजी बात आप कर रहे हो, मज़ा ही आ रहा है हमें तो। आ जाओ, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड क्या हुआ? कितने तरीके से, कितने तरह से डिविडेंड दिया जा सकता है। सर हमें तो पता है कि वो जो कैश में डिविडेंड आता है, कैश मतलब फाइनेंस में या बुक्स में आप कहीं भी कैश वर्ड सीखते हो ना, तो कभी हार्ड कैश नहीं होता। ये बात एकदम क्लियर रखना भाई। किसी के भी मन में हो सर कैश मतलब क्या हार्ड कैश कंपनी ला के देगी आपके घर पे, ऐसा नहीं होता। आपके बैंक में जो रुपये रहता है उसे कैश ही बोला जाता है, ठीक है ना। टेक्निकली उसे कैश ही अपने मानते हैं। सो जो कैश डिविडेंड हुआ, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जिसमें कंपनी मान लो डिक्लेयर करती है कि 10 रुपीज़ पर शेयर में डिविडेंड देना चाहती हूँ, तो कंपनी 10 रुपये पर शेयर, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपीज़ का डिविडेंड आपके बैंक में खटाक करके क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? सो ये हुआ सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जो सबसे ज़्यादा चलन है। सेकेंड आता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक दिया जा रहा है मतलब बोनस शेयर्स दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। इजी है। बोनस शेयर्स का कंसेप्ट मालूम है आपको? बोनस शेयर्स का कंसेप्ट मालूम है कि कंपनी अगर बोलती है मान लो 1:1 बोनस दे रहा है, तो सपोज यू हैव 1000 शेयर्स, देन यू विल गेट एडिशनल 1000 शेयर्स दैट विल मेक योर टोटल टैली टू 2000 शेयर्स। तो 1000 शेयर का बोनस दिया गया। सर ये तो लॉटरी है, मज़ा ही आ गया। मैं बताऊँ तो बोनस इज नथिंग बट अ स्कैम। बोनस शेयर्स देना नथिंग बट अ स्कैम। कंपनी क्या कर रही है, आपका जो टोटल वैल्यू रहेगा ना, आपका जो आपका टोटल वैल्यू रहेगा वो डबल नहीं होगा, शेयर का दाम आधा हो जाएगा। अगर 1000 शेयर आपके पास है, 500 रुपीज़ का शेयर का दाम है, ठीक है, 500 इंटू 1000 इज योर वर्थ। नाउ सडनली यू विल गेट बोनस ऑफ 1000 शेयर्स एंड द शेयर प्राइस विल गेट टू 250 रुपीज़।
क्या होता है, रिजर्व से उठ के शेयर कैपिटल में चला जाता है, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, अल्टीमेटली वैल्यू डज नॉट चेंज। सो बोनस से कभी भी ये मत सोचना सर कि बोनस मिल गया मज़ा ही आ गया वैल्यू चेंज हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होता, अल्टीमेटली बात सेम रहता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अगर अच्छी रहे, ग्रो करती जाए तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। जैसे जितनी भी बड़ी कंपनी आज अपने बन के रखी है, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये सब बोनस पहले देती थी, अब वो जो पहले से जो लोग शेयर होल्डर्स रखे हुए थे उनको अब आज जाके उसका फ्रूट्स मिल रहा है, ठीक है ना। लास्ट फॉर्म इज शेयर रिपर्चेजेस। रिपर्चेजेस इज नथिंग बट अ सुंदर वर्ड फॉर बाईबैक। बाईबैक पता है सबको, बाईबैक क्या होता है आज आगे चैप्टर में अपने पढ़ लेंगे, वापस डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पोर्शन नाउ। आई वांट ए फुल 100% फोकस हियर। अच्छे से आप लोग ध्यान देना, मैं बता दूं बड़ा इजी जाएगा चैप्टर, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। फोकस करोगे तो एक क्लास में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा इस चैप्टर पे। हमने रेलेवेंस थ्योरी, इररेलेवेंस थ्योरी कहाँ पढ़ के रखा है? कहीं याद आ रहा है? रेलेवेंस थ्योरी, इररेलेवेंस थ्योरी, ये दोनों वर्ड कहीं सुना है आपने? हाँ या ना में जवाब देंगे सब बच्चे। हाँ सर हमने सुना था, हमने पढ़ा है, ये बताओ किस चैप्टर में? मैं बताऊँ, मैंने पढ़ा है सर इस चैप्टर को, इस कंसेप्ट को इन कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में हमने पढ़ा था रेलेवेंस थ्योरी, इररेलेवेंस थ्योरी, जैसे कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर विदाउट टैक्सेस अप्रोच, ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? इररेलेवेंस थ्योरी में, जहाँ वैल्यू ऑफ अ फर्म डज नॉट चेंज विद चेंज इन एनी लेवरेज। सिंपल बात की थी हमने वहाँ पे। नाउ डिविडेंड डिसीजंस में, डिविडेंड थ्योरीज में भी रेलेवेंस थ्योरी या इररेलेवेंस थ्योरी होता है कि मेरा जो प्राइस होता है या वैल्यू ऑफ अ शेयर होल्डर होता है, वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, क्या वो चेंज होता है डिविडेंड देने से या नहीं देने से? समझ में आया? अगर चेंज होता है देन दैट इज रेलेवेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेलेवेंस थ्योरी। जैसे वहाँ पे पढ़ते थे ना, वैल्यू ऑफ अ फर्म चेंजेस देन दैट इज अ रेलेवेंस थ्योरी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर वैल्यू चेंज होगा तो देन बिकॉज ऑफ डिविडेंड देन दैट इज अ रेलेवेंस थ्योरी। एक होता है इररेलेवेंस थ्योरी एंड लास्टली अदर्स बोल के मैंने एक तो बनाया, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी, जैसे भी आप इसको बोल लो, जिसमें ना क्या है, अब इसमें एक बार ध्यान दो, छोटा सी बात। यहाँ से हमने देखा दो टाइप के होते थे रेलेवेंस में, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल। दिस इज इंपॉर्टेंट, वॉल्टर आपके जनवरी 25 एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। गॉर्डन मॉडल एक हुआ, उसके बाद इररेलेवेंस थ्योरी में आपका MM अप्रोच वापस आ गया, वो ही हमारे सेम मोदी गिलानी और मिलर भाई, वो दोनों जुड़वा भाई है, एकदम समझ लो साथ साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे जुड़वा नहीं है यार, मजाक कर रहा था मैं। चलो लास्टली अदर्स में ना, अब ऐसे ही ना, ये लिंटर्स मॉडल और ये ग्राहम एंड डॉड्स मॉडल, या इसको आपको याद रखना तो गर्म दूध याद कर लो। जो लिंटर्स मॉडल एंड ग्राहम एंड डॉड्स मॉडल, ये जो दो मॉडल है ना, ये ओल्ड सिलेबस में थे, फिर भी अब ना ICAI ने से हटा दिया। इवन जो जनवरी का स्टडी मटेरियल था ना, उसमें ये ग्राहम एंड डॉड मॉडल तो था ही नहीं, बट कई आधा बार MCQ में पूछा गया है ग्राहम एंड डॉड, तो अपने ने उससे भी आज कवर किया। बट इवन दो हैविंग सेड दैट, May 25 के लिए जो स्टडी मटेरियल बन के आया है, उसके समरी में, चैप्टर के समरी में पता नहीं कहाँ से ग्राहम एंड डॉड का रेफरेंस है, ठीक है। जैसे भी है, कहीं तो मटेरियल में अब दे दिया, पहले तो मटेरियल में था नहीं तो भी MCQ में आ गया था, बट अब मटेरियल में है तो अपने इसका फॉर्मूला देख लेंगे बस दोनों का, बेसी माथापच्ची इसमें करने की दरकार नहीं, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है इन दोनों से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फेवरेट एरिया ICAI आएगा। इवन CA फाइनल्स में भी आपको ये कंसेप्ट हेल्प करता है, CA फाइनल्स में भी ना आपको ये कंसेप्ट हेल्प करेगा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाला, जो अपने मैं आपको बहुत अच्छे से आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपने, यहाँ तक सब सही है, सब सेट जा रहा है, एकदम अच्छा फ्लो, अच्छा पेस जा रहा है। कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई डाउट हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई टाइप के वीडियोस चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए हमारे डिटेल्स में आप रीच आउट करो, क्या आपको उसका रिवर्ट मिलेगा, अकॉर्डिंगली हम भी एक्ट कर पाएंगे। उससे क्या होगा, हमें भी ग्रो करने में, हमें भी समझ में आएगा कि बच्चों को एग्जैक्टली क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, फटाफट से रीच आउट करिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स है, थ्योरी पोर्शन है, फटाफट दिखाएं आपको। जैसे कि मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ, क्या बोलता है, देखो एक बार, कि जो फाइनेंसिंग हमें करना है वो इक्विटी से करने में क्या फ़ायदा,
इक्विटी से करने में क्या फ़ायदा, इक्विटी से करने में ये फ़ायदा होता है कि मैं बेसिकली अगर रिजर्व्स यूज़ कर लूँ तो मैंने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि मेरा क्या अवॉइड हो सकता है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब नया इशू नहीं कर रहे कुछ तो मेरा जो खर्चा लगता था न्यू इशू पे वो बच जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि कहाँ सस्ता से सस्ता काम अपना बन जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना चाहिए। स्टॉक प्राइस को फ़र्क पड़ता है डिविडेंड से, आपको मालूम है। इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, अब जैसे कि मैं बताऊं आपको काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिविडेंड देने के लिए ही फेमस है। एग्जांपल कोल इंडिया, आज के दिन में कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड मालूम है कितना, लगभग 7% का डिविडेंड यील्ड है। सर डिविडेंड यील्ड क्या होता था, आपने बताया था, हम हल्का हल्का भूल गए। डिविडेंड यील्ड होता था कि जो प्राइस है शेयर का, अगर कोल इंडिया आज चल रहा है 180 रुपये के दाम पे एग्जाम्पल, तो 180 इंटू 7% आप मार देना। अगर 180 इंटू 7% मैं मारूँ फटाफट से तो 12.6 रुपीज़ पर शेयर पर ईयर कोल इंडिया डिविडेंड दे रहा है आज के डेट पे। समझ में आ रहा है, 7% सिर्फ डिविडेंड पे। कैपिटल अप्रिसिएशन जो होगा वो अलग। लेकिन इसमें फ्लिप साइड ये होती है कि जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज है उसका हमने सीख लिया है अब क्या, कि सर डिविडेंड ज़्यादा देगा मतलब पे आउट ज़्यादा है तो रिटेंशन कम तो जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर में मेरा जो बी है वो कम तो मेरा ग्रोथ कम तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस मेरा आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं करेगा। सो दैट इज़ अ फ्लिप साइड। इसलिए डिविडेंड डिसीजन का इतना इंपॉर्टेंट रोल आता है कि सर मुझे किस तरीके से डिसीजन लेना है कि मैं डिविडेंड ज़्यादा ना दे दूं या कम ना दे दूं। ज़्यादा दे दिया तो मैं आगे ग्रो कैसे करूंगा, कम दे दिया तो मेरा इन्वेस्टर वो भाग जाएगा भाई कि यार ये कंपनी कैसी है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। अकॉर्डिंगली सब कंपनी अपने अपने तरीके से काम करती है, कोई सही गलत कुछ नहीं है इसमें। बहुत कंपनी ऐसी है जो हर साल डिविडेंड दे रही है। रिलायंस हर साल डिविडेंड देता है, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, अब तो 10 रुपये तक डिविडेंड दे रहा है हर साल। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो डिविडेंड नहीं भी देती है, तो इट्स अप टू देम। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने को उसमें कोई डिबेट नहीं करना। तो हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था, इन ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री में जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हुई, HPCL, BPCL सुना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इस टाइप की कंपनी, कोल इंडिया, पावर की कंपनी सॉरी पावर की कंपनी जैसे बताओ दो ठो नाम, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये एकदम क्या बोलते हैं इसका, मोनोपोली मार्केट है इसके पास पावर का। पावर ग्रिड बोल के कंपनी, जो ग्रिड आप सुनते हो ना, ग्रिड लाइंस, ग्रिड, ये अकेला है, 65% मार्केट शेयर है पावर ग्रिड के पास। तो पावर ग्रिड, इस टाइप की कंपनियां बेसी से बेसी डिविडेंड देती है, ठीक है। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी मैटर करता है कि वो रेगुलर इनकम के लिए कर रहा है इन्वेस्ट कि किस लिए कर रहा है, ठीक है ना। लीगल प्रोविजंस इतना दरकार नहीं है। टैक्सेशन का एक ब्यूटीफुल बात बताते हैं आपको, चलो एक तो मज़ा आएगा वापस लास्ट। टैक्सेशन का एक ब्यूटीफुल बात बताते हैं। पहले क्या था इंडिया में बिफोर 2020, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिफोर 2020 क्या रूल था कि सेक्शन 1034 एक सेक्शन हुआ करता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। नाउ इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल बी रिलीज सून, बट स्टिल अभी 1961 के लिए रिलेवेंस है अपना। 1961 में सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 बोल का सेक्शन था जो डिविडेंड इनकम को इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर एग्जेम्प्ट मानता था, कि अगर मेरा डिविडेंड का इनकम हुआ तो कंपनी विल पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन दैट एंड मी एज अ शेयर होल्डर, फॉर मी दिस विल बी एग्जेम्प्टेड। बट आफ्टर 2020 क्या नया बजट में क्या रूल आया कि 1034 सेक्शन को हटा दिया गया, विदड्रॉ कर लिया गया, सेक्शन को रिमूव कर दिया गया, बिकॉज ऑफ विच कंपनी भी टैक्स दे रही है अपने अर्निंग्स पे, DDT भी हटा दिया गया, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हट गया। डिविडेंड क्या है, आप बात समझो ना एक बार मेरा, डिविडेंड उसका कमाई का ही तो हिस्सा है, कमाई पे तो टैक्स कंपनी दे ही रही है। आज आपने 100 रुपया कमाया, सरकार ने आपसे उस पर 30% टैक्स ले लिया, आपके पास बचा 70 रुपया। 70 रुपया आप घर लेके आया, हमारा छगानी घर लेके आया, 76 रुपया अपने माँ बाप को दे रहा है छगानी, तो माँ बाप बेचारे 70 रुपये फिर टैक्स दे रहे हैं। दिस इज़ द डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड जो आज इंडिया में चल रहा है। इस पे बहुत सारे लोग ने ऑब्जेक्शन किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन स्टिल विच इज़ गोइंग ऑन, उस पर अपने को डिबेट नहीं करना, जो हो रहा वो हो रहा, अपने को बस सीखना है अभी, ठीक है ना। चलो वही मैंने यहाँ पे बताया कि डबल टैक्सेशन हो रहा है कैसे, कि 194 में TDS करता है डिविडेंड में 5,000 रुपये, अभी नया इनकम टैक्स के हिसाब से 10,000 हो गया, थ्रेशोल्ड डबल हो गया सारे। और सेकेंडली इट इज़ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एट अ स्लैब रेट। समझ में आया, TDS कट रहा है, कंपनी TDS काट रही है पहले तो, उसके बाद मेरे को जो मिल रहा है वो भी स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है। वॉल्टर मॉडल,
कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना में जवाब देंगे सर। वॉल्टर मॉडल क्या है? अब देखो हम स्टार्ट करें कौन सा से बताओ। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं सर रेलेवेंस थ्योरी से। रेलेवेंस थ्योरी से अपने पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। रेलेवेंस थ्योरी पे ध्यान देना कि जहाँ डिविडेंड देने की वजह से मेरा फ़र्क पड़ता है किसको, मार्केट प्राइस को या वैल्यू को। वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस समझ लो, ठीक है ना, शेयर होल्डर का वैल्यू। दो चीज़ होता है, एक होता है आर, एक होता है के ई। एक होता है आर, एक होता है के ई। क्या होता है सर? आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो, या आई आर आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न मान लो, ठीक है। के ई क्या है हमें पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट। मैं आपसे पूछता हूँ सर दोस्तों, मेरे को ध्यान दो दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बिजनेस में एक डिसीजन लेने में, या एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक आर होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक के ई होगा। कोई दिक्कत की बात है इसमें किसी को? नहीं। इफ़ आई टेल यू, रेड से लिख रहा हूँ कुछ, कि जो रिटर्न कंपनी बनाएगी, कंपनी ईयर एंड में डिविडेंड डिसीजन लेने बैठी है। अब कंपनी सोच रही है कि जो मैं रिटर्न कमाऊंगी अगले साल वो मेरा कॉस्ट से ज़्यादा होगा। अगर मैं रिटर्न जो कमाऊंगी वो मेरा कॉस्ट से ज़्यादा होगा, तो कंपनी को बताओ आप लोग रिटेंशन कितना करना चाहिए और पे आउट कितना करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक बार मेरे संग देखना प्लीज़, ढंग से लिख देंगे आपके लिए समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। फुल फोकस अपने को मांगता है, पूरा फोकस, ठीक है। चलो अब इधर देखो, सिर्फ इधर देखो एक बार। आर इज ग्रेटर देन के ई। आई एम सेइंग व्हाट? आई एम सेइंग सर आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब मेरा जो रिटर्न कंपनी कमा रही दैट इज मोर देन देयर कॉस्ट। सो मुझे रिटेन कितना करना चाहिए, मुझे पैसे रखने कितने चाहिए और पे आउट कितना करना चाहिए। मतलब ये डिविडेंड की बात हो रही है। हाँ, कंपनी की कमाई का क्या करूँ मैं जब मुझे पता है कि मैं अगले साल रिटर्न ज़्यादा कमाऊँगा। फटाफट सोच के बताओ, सोच के बताओ, कम ऑन प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन, सोच के बताइए आप लोग। मैं आर या रिटर्न ज़्यादा कमा रहा हूँ कॉस्ट है, तो मुझे रिटेन कितना करना चाहिए सर? पूरा का पूरा 100%, ऑप्टिममली मुझे कितना 100% रिटेन करना चाहिए, बिकॉज मैं रिटर्न इज़ मोर। अरे मेरा रिटर्न ज़्यादा है ना, तो मैं रिटेन पूरा करूँगा, मैं डिविडेंड क्यों बांटूंगा, मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ अगले साल। और पे आउट शुड बी 0%। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, आर इज लेस देन के, तो क्या होगा सर? तब तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये 0 और ये 100%। और अगर मैं बोलूँ सर आर इज़ इक्वल्स टू के, तो इनडिफरेंट वाला बात है, आप मान लो इनडिफरेंट हो जाओगे। इक्वल कभी देखो होता नहीं है, इक्वल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, दोनों में आप क्या हो सर? अब इनडिफरेंट हो। आर इज इक्वल्स टू के का भी होगा नहीं, तो वो तो अलग ही बात है, नॉन प्रैक्टिकल बात है ना ऑब्वियसली। और आर अगर ज़्यादा है तो 100% रिटेन करो और 0% पे आउट। अब अपने देखो पहली बात ना, ये मॉडल पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं सर, इसमें प्रैक्टिकल मत जोड़ना सर कि 100% कभी रिटेन नहीं हो सकता और 0% पे आउट कभी नहीं हो सकता। मुझे भी पता है ये चीज़ सबको पता है, बट अगर एक मॉडल बनता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी अजम्पशंस लेके बना जाता है, काफ़ी सिंप्लिसिटी के लिए अजम्पशंस ली जाती है और अकॉर्डिंगली एक मॉडल बनाया जाता है। आप प्रैक्टिकल रिलेवेंस सारा ढाल दोगे सर, आपने अजम्पशन लेते हैं सर नो टैक्सेस, इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रैशनल। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? आप लोग बताओ। टैक्स नहीं, ऐसा है नहीं है, बट अजम्पशन ली जाती है ना, तो अजम्पशन जैसा है लेने दो ना यार, अपने सीखेंगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपने को क्या करना है, एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, अपना साइकोलॉजी अपनी बुद्धि डेवलप करनी है, एंड अकॉर्डिंगली फ्यूचर में एक बेटर इंडिविजुअल, एक बेटर प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। चलो बहुत ज्ञान हो गया सर, एक पढ़ाई की बात करते हैं। दिस मॉडल हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय जेम्स सी वॉल्टर, उसका नाम है, नाम आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, कोई दरकार नहीं, छोड़ दो। विच शोज हाउ डिविडेंड कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। कुछ अजम्पशंस दी गए थे, क्विकली देखेंगे, अजम्पशंस इतने काम का नहीं है। अजम्पशंस एग्जाम में पूछता है, अजम्पशंस एग्जाम में पूछता है। सितंबर 24 का पेपर उठा के देख लेना, 4 नंबर का गॉर्डन मॉडल पे अजम्पशन पूछ लिया था, 4 नंबर का। तो ये सब रिस्क मत लेके जाना सर, अजम्पशन थोड़ी ना पूछता, हटा यार, नहीं पढ़ के जाएंगे। मैं बताऊँ अजम्पशन बहुत ईजी है, कितने 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 अजम्पशन जो है ना वो एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन, हर में लिख देना। आपको इतना बार आप रीड कर लोगे ना, आपको 5-7 अजम्पशन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। खुद एक बार शांति से सोचना, 5 अजम्पशन आप बोल दोगे, आँख बंद करके सोचो एक बार,
आंख बंद करके सोचो 5 assumptions आपके मुंह से निकल जाएगा, तो वो 5 assumption तो ऐसे ही लिख देना, उसमें से 2-3 तो हर जगह फिट बैठेगा। नो टैक्सेस तो हर जगह बैठ जाता है, समझ में आई? इन्वेस्टर्स रैशनल, नो टैक्सेस, परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स, ये सब हर जगह राइट होगा, ठीक है। आर एंड के ई आर कॉन्स्टेंट, ये अजम्पशन लिया गया था कि आर एंड के ई मतलब रिटर्न और कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर रूटेड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि अपने ना डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं। डिविडेंड डिसीजन तभी ले पाएंगे जब अपने मान ले, एक बार अज्यूम कर ले कि सारा का सारा अपना खर्चा, अपना इन्वेस्टमेंट होगा रिटेन्ड अर्निंग से, तभी मैं सही डिविडेंड का डिसीजन ले पाऊंगा, इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग्स माना जाता है, ठीक है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न, ये सारी बातें ऑब्वियसली। दे एग्जिस्ट नो टैक्सेस, जो मैंने आपसे कहा हमेशा मिलेगा। एंड फर्म हैज़ अ परपेचुअल लाइफ। मैंने ना 2 अजम्पशन को एक साथ क्लब किया है ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, बाई चांस आप भूल गए तो इसको 2 लिख पाओ, समझ में आई? अब फार्मूला क्या बोलता है हमारा वो देखो, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद हो गया अगर, समझा देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा ना याद रखना पड़ता है, फटाफट एग्जाम में कर पाओगे। स्पीड चाहिए तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने का क्वेश्चन आता है डिविडेंड डिसीजन से, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होता है? एमपीएस, मार्केट प्राइस निकालने का हमारा चैप्टर है ये, ठीक है। डी इज डिविडेंड, लिख के कराएं क्या? लिख के कराएं, सेटिस्फैक्शन मुझे भी फील होगा लिख के कराने से। आओ ग्रीन से लिखेंगे फॉर्मूला को, वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल। तैयार हो सब? देख रहे हो अच्छे से? फॉर्मूला लिख रहे हैं वॉल्टर मॉडल का, प्लीज़ आप लोग भी लिखते रहना ना प्लीज़। प्राइस इज इक्वल्स टू, बोल रहा है डिविडेंड तो देगा, डिविडेंड तो रहेगा, डिविडेंड प्लस डिविडेंड प्लस कुछ करना होगा, ठीक है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, माइनस ये डिविडेंड वापस, कौन सा डिविडेंड? ये सेम, यही वाला डिविडेंड वापस, ठीक है ना। ई माइनस डी क्या हुआ सर? मैंने जो रिटेन किया अर्निंग्स को, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, डिविडेंड में देने वाला हूँ डिविडेंड, प्लस ई माइनस डी मतलब मैं जो अर्निंग्स है माइनस मैंने डिविडेंड दिया, तो कितना बचा मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने जो रिटेन किया उस पर मैं कुछ कमाऊँगा भी, तो दैट इज़ आर ऑन वॉट, ऑन के ई का कॉस्ट। और मैं क्या करता हूँ सर, वैल्यू निकालने के लिए पूरा का पूरा को कैपिटलाइज कर देता हूँ, डिवाइड कर दूंगा पूरा का पूरा को के ई से। दिस इज़ द फॉर्मूला, यही आपको याद रखना है, कर दोगे तो काम बन जाएगा। क्या बोला मैंने? अब इधर आओ, क्या बोला मैंने बोला कि डी इज़ डिविडेंड, ई इज़ ईपीएस, डी इज़ अगेन डिविडेंड, आर इज़ रिटर्न, के इज़ कैपिटलाइजेशन रेट बोल लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल लो, डिस्काउंट रेट बोल लो, जो भी वर्ड एग्जाम में बोले, कंफ्यूज नहीं होना। याद रखने का तरीका बताता हूँ एक, कुछ बच्चों को तकलीफ़ होती है, आज जो लोग रट्टा मार रहे हैं उनको भूल हो जाता है सर आर और के ई में। एग्जाम में ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख के देगा ना तो सबको याद रहता है के ई, बहुत बार यूज़ करेगा वर्ड रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन को आर लेना है कि के ई लेना है, ये बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। येस आई एम टेलिंग यू, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा एक्सपीरियंस करके मैं बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से कंफ्यूज आता वो आर था कि के ई था, बिकॉज करके गए लोग सिर्फ रट्टा में आर बाय के ई याद करके गए। आर क्या है, के ई क्या है, भगवान किसी को मालूम नहीं। तो अगर के ई लिखा जाता कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज़ कर दे तो मुश्किल होती है। उसको याद रखने का तरीका आप लोग हमेशा देखना, जब भी रिटर्न वर्ड यूज़ होगा, देखो मैं दिखाऊँ आपको, रिटर्न वर्ड जब भी यूज़ होगा दैट इज़ आर, और अगर रिटर्न वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो फिर के ई। यहाँ पे देखो कहीं पे भी रिटर्न वर्ड यूज़ नहीं है। क्या आप बोल रहे हो? यस यस, यही फैक्ट है। ये सिर्फ एक रट्टा का तरीका है सर, ये कोई लॉजिक नहीं बता रहे हम आपको, लॉजिक नहीं बता रहे, ऐसे सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिस्काउंट रेट में कहीं रिटर्न वर्ड नहीं है तो मतलब के ई, जहाँ रिटर्न वर्ड मिल गया वहाँ मतलब आर, ठीक है। डन, आगे बढ़ेंगे, चलो अब इधर आओ। जो मैंने आपसे कहा आर अगर के ई से ज़्यादा है तो मुझे पे आउट 0 करना चाहिए, सारा का सारा रिटेन। आर अगर के ई से कम है तो उल्टा 100%, और अगर दोनों सेम है तो सारा ही पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है, मैं इंडिफरेंट रहूँगा, जो हो रहा सब ठीक। के विल बी गिवन इन द क्वेश्चन में के ई निकाल के दे देता है जनरली। गॉर्डन मॉडल, सर आप बोले थे प्रैक्टिकल कराओगे, अगर कराएंगे यार, टेंशन मत लो, गॉर्डन कर लेते एक बार, गॉर्डन के संग फिर 2 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। हैप्पी? पक्का कराएंगे, क्वेश्चंस के संग करेंगे अब रिवीजन, पक्का प्रॉमिस। चलो
गॉर्डन मॉडल। बने रहो, सिर्फ बने रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, मज़ा आ जाएगा। चलो, गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है, जो हमने पढ़ा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या सीख के आया, हमने एक बार बताओ वापस क्विकली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में क्या सीखा हमने, गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर सीखा हमने। इसमें हमने सीखा था गॉर्डन मॉडल क्या बोलता था, गॉर्डन भाई साहब बोलता था, गॉर्डन भाई साहब क्या बोलता था मेरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका विच इज़ व्हाट के इज इक्वल टू D1 बाय P0 प्लस G। ये सीखते थे हम वहाँ पे, सब बच्चा हाँ बोलेगा, हाँ सर यही सीखते थे हम वहाँ पे। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, D1 बाय P0 इज इक्वल्स टू KE माइनस G, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। P0 इज इक्वल्स टू D1 बाय KE माइनस G, ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो, क्यों नहीं, आप तो अलजबरा करो, एक ही चीज़ को घुमा रहे हो बस। यस, सो यही मेरा फॉर्मूला है। ये जो प्राइस निकालना, मैंने क्या कहा इस चैप्टर में अपने निकाल रहे हैं प्राइस, तो ये जो प्राइस निकालना है दैट इज द फॉर्मूला फॉर गॉर्डन मॉडल अंडर डिविडेंड डिसीजन। ईजी है, समझ में आया, कुछ डिफिकल्टी है क्या बताओ ना। एक बार assumptions गो थ्रू करवाऊंगा, क्विकली इधर देखो। पहले जो मैंने पहले आपको बताया रेफरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसी से मैंने डराइव किया कि मेरा प्राइस क्या होता है, प्राइस इज D1 बाय KE माइनस G। जो हमने यहाँ सीखा उसी को मैंने रिफ्रेश करके यहाँ लिखा है, ठीक है। कुछ नई बात नहीं हो रही है, कोई नया कंसेप्ट, कोई नई बात अभी तक नहीं कर रहे, ठीक है। सेम अजम्पशंस, इक्विटी एंड नो डेट, इक्विटी का बात होगा, नो डेट, आर एंड के कॉन्स्टेंट रहेगा, बी एन जी विल बी कॉन्स्टेंट। बी एन जी हमारा कहाँ यूज़, ग्रोथ रेट का बात हो रहा है, ठीक है। KE ग्रेटर देन G होगा, वाई सर KE ग्रेटर देन G क्यों होगा, वरना नेगेटिव हो जाएगा प्राइस। अरे यार क्या आप बोल रहे हो, देखो अगर KE छोटा होगा, ये 4 ये 6 होगा तो -2 हो गया ना, -2 हो गया ना, ये -2 हो गया तो P0 तो नेगेटिव हो गया, समझ में आया। यस, एंड ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फिनांस थ्रू रिटेन अर्निंग्स, एक ही बात, एक ही चीज़ आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम अजम्पशंस है। अपने को लग रहा है इतने अजम्पशंस मैं याद कैसे करूँ सर, बट इट्स वेरी वेरी इजी। एक ही अजम्पशंस बार बार यूज़ होता है, तो हर बार आपको सिर्फ 4 अजम्पशंस पढ़ना है पूरा सब्जेक्ट के लिए, 4 से 5 हर जगह सेम ढाल के आ जाना, ठीक है ना। पक्का करोगे ना, प्रॉमिस करो सर हम करके आएंगे, वेरी गुड। चलो सेम नोट, अगर आर के ई से ज़्यादा है तो भाई क्यू पे आउट करना 0, आर के ई से कम है तो पे आउट करो 100%, अगर आर इक्वल है तो फिर नो ऑप्टिमम छोड़ दो। और जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, ये आपको पता है, बी इंटू आर मतलब बी इज़ वॉट, बी इज रिटेंशन रेशियो एंड आर इज रिटर्न ऑन इक्विटी, वे बी इज रिटेंशन रेशियो एंड आर इज IRR, ये रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे बोल लो, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ रिटर्न होना चाहिए। रिटेंशन रेशियो क्या है, 1 माइनस पे आउट रेशियो, ये सेम चीज़ है, नई बात नहीं कर रहे, एकदम ईजी जा रहा है चैप्टर। चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट लगा बता दो, एक बार बता दो, नहीं सर कोई डिफिकल्ट नहीं है। कंक्लूजन, एज पर गॉर्डन मॉडल वेयर के आर इज ग्रेटर देन KE MPS इंक्रीजेस एंड डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेस। ऑब्वियसली ना, अगर रिटर्न ज़्यादा है तो पे आउट कम होगा, पे आउट कम होगा तो मेरा मार्केट प्राइस बढ़ेगा फिर। चलो ठीक है, आगे आपका इलस्ट्रेशन, हैप्पी। आओ क्वेश्चन देखेंगे, पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखेंगे देन वी विल कम टू द सॉल्यूशन। पूरा फोकस, अगर हल्का सा भी किसी को डाउट गया कंसेप्ट में अभी भी, तो मैं बताऊँ ये क्वेश्चन से पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन से पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। इलस्ट्रेशन बोथ ऑन वॉल्टर एंड गॉडल है, दोनों का काम एक क्वेश्चन में डन करेंगे अपने, इसके बाद वॉल्टर पे एक और क्वेश्चन करा देंगे आपको, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। फोकस शुरू। फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसका एनुअल रिपोर्ट से फॉलोइंग अ पिक्ड, ठीक है। नेट प्रॉफिट है उसका 30 लाख, 30 लाख का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है 100 लाख का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 3 लाख, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 20%, KE दिया हुआ 16% और कुछ कैलकुलेट करने आपको बोला है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे के रखा है, क्वेश्चन दिया है हमने नेट प्रॉफिट, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लास्टली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सारा डेटा क्वेश्चन दे के रखा है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट करने क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस एट ₹42। प्राइस दे दिया है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, पे आउट रेशियो पूछ रहा है बाय यूजिंग व्हाट, वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल को यूज करो, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पहला पार्ट पे फोकस करो। क्या बोला क्वेश्चन, वापस देखो प्लीज। क्वेश्चन बोल रहा है कि 42 का प्राइस मैं दे रहा हूँ ना सामने से तेरे को, तो माथा मत लगा, वॉल्टर मॉडल लगा और मुझे को बस पे आउट रेशियो करके दे तू। आओ फार्मूला लिखते हैं, साथ में करते हैं, आओ।
पेज ऐड करना होगा लगता है, रुक जाओ 1 सेकेंड। चलो चलो चले मितवा, आ जाओ। क्वेश्चन करेंगे हम इलस्ट्रेशन में। पहले वॉल्टर मॉडल का फिर से फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ठीक है। प्राइस क्या बोलता है वॉल्टर, मेरा प्राइस बोलता है भाई डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इनटू रिटर्न अपॉन कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय, ये क्या कर रहा है होल डिवाइडेड बाय की 2 बार क्यों कर रहे हैं सर, बिकॉज कैपिटलाइज कर रहे हैं मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट 30 लाख दिया हुआ है, ईपीएस निकाल ले पहले फटाफट से। ईपीएस कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें से मैं क्या करूंगा सर 12% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हटाऊंगा ताकि मुझे मिलेगा आफेश। आफेश से मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज 30 लाख में हटाया 12, 30 माइनस 12 किया मैंने, आया 18। फिर मैं डिवाइड करूंगा इसको 3 से, तो विच विल गिव मी माई ईपीएस एज 6। 6 रुपये का ईपीएस आ गया मेरा। पी मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 42, डिविडेंड निकालने बोला है, प्लस पे आउट रेशियो निकालने बोला है। अगर पे आउट रेशियो क्या होता है, डिविडेंड बाय अर्निंग्स पर शेयर, तो डिविडेंड मुझे मिल जाएगा तो पे आउट रेशियो मिल जाएगा। तो डिविडेंड मुझे निकालना है 6 रुपया, ये मालूम है, माइनस डी। अब इंटू आर दिया है क्या, वेरी गुड दे दिया, थैंक यू सो मच। आर और के दे दिया, सुंदर से आर और के लिख के दिया है। तो इंटू 0.2 बाई 0.6 इंटू 0.20 बाई 0.16 होगा ना, ये 0.16 होल डिवाइडेड बाय 0.16। इसको सॉल्व करोगे तो आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, इजी गया, मैं समझ में आया क्या करना क्वेश्चन में। और अब देखें एक बार आंसर के साथ। 6 रुपया मैंने ईपीएस निकाला सुंदर से। ईपीएस निकालने के बाद फॉर्मूला में वही चीज़ को पुट करो, फॉर्मूला में पुट किया तो मेरा डिविडेंड आया 3.12। दिस इज माई डिविडेंड 3.12 डिवाइडेड बाय 6 करूँगा अब मैं टू गेट माई पे आउट रेशियो। ईजी। मैं बोला ना, मैंने आपको डिविडेंड डिसीजन में सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद हो पुट करो डायरेक्टली फॉर्मूला में एंड यू आर डन एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। लेट्स डिस्कस द सेकंड पार्ट विच इज गॉर्डन मॉडल के हिसाब से क्या बोल रहा है। अब बोला भाई तू प्राइस निकाल के दे, अब बोल रहा तू माथा मत लगा, तू प्राइस निकाल के दे। तो प्राइस निकाल देंगे अपने। पे आउट रेशियो 25% दे दिया, 6 रुपये का ईपीएस था, पे आउट रेशियो 25% दे दिया, तो 6 इंटू 25% कर दो तो डिविडेंड आ गया 1.5। तो मतलब प्राइस हुआ गॉर्डन मॉडल में 1.5 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। के ई था 0.16 और माइनस जी कैसे करेंगे, जी होगा हमारा रिटेंशन रेशियो बी इंटू आर, मतलब कि रिटेंशन रेशियो हो गया 75%। अगर पे आउट रेशियो 25% है तो मतलब 0.75 इंटू मेरा आर कितना था, आर था 0.2। जी निकाल सकता हूँ मैं ऐसे, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है देख लेते हैं फटाफट से, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। आंसर फटाफट से चेक कर लो क्या है। दिस इज द आंसर। समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दो। समझ में आया, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया 150 रुपीज़। डन। सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आता है, मैं बताओ इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, इवन इससे इजी मिलेगा। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं कराया हमने आपको, एकदम स्ट्रेट अवे इजी क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट पता था, उसको लगाया, ईपीएस आया, फॉर्मूला में ढाला, अलजेब्रा सॉल्व किया, फिर मुझे वापस पे आउट रेशियो निकालने का तरीका पता था, उसको पुट किया एंड आई गॉट माई आंसर। एकदम स्टेडी, सिंपल, स्लो। ठीक है, मज़ा आया। चलो एक क्वेश्चन और। सर एग्जाम में थोड़ी ना ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा कंप्लेन कर रहे हो ना आप लोग, हाँ या ना में बोलो। सर मन में आया ना एक बात, सर इतना इजी क्वेश्चन। आओ चलो एग्जाम क्वेश्चन। जनवरी 25 का क्वेश्चन 5 नंबर का देख लो अपने आँख के सामने। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, जनवरी 25। किसी से भी पूछ लेना, ये आपका क्वेश्चन आया था जो कि सबसे इजी, सबसे प्यारा क्वेश्चन। क्या बोलता है फटाफट देखो आओ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एलपी लिमिटेड। एलपी लिमिटेड का पीबीटी दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, क्या निकल जाएगा, पैट निकल जाएगा। प्रेफरेंस का कोई बात है नहीं है, तो पैट से मैं नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दूंगा, मुझे मिल गया ईपीएस। ईपीएस तो आई गया बिना कुछ किए। आर दिया हुआ है, के ई दिया हुआ है, पे आउट रेशियो दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन वापस पूछ लिया। खुद करोगे आप लोग। 1 मिनट टाइम दूँ, 1 मिनट टाइम दूँ, वीडियो पॉज कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो कभी भी, इफ़ यू वांट अ मिनट टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आओ फुल स्क्रीन देता आपको मैं एक बार।
चलो मैंने आपको फुल स्क्रीन दे दिया, 1 मिनट टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एंड यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल प्रेफर कि आप वीडियो पॉज कर लो, क्योंकि इतना वेट नहीं करेंगे, अपने आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, चलो पॉज कर सकते हो। 3, 2, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, फिक्र मत करना, मैं कराऊंगा। 3, 2, 1, 0.5 एंड 0। चलो आ जाओ, डन। क्या आंसर आया चेक करना अपना, ठीक है, फटाफट से करेंगे, अब बेशक टाइम नहीं लगाएंगे, स्पीड थोड़ा मेंटेन करेंगे। सॉल्यूशन करो। पीबीटी दिया हुआ है कितना, पीबीटी से दिया हुआ है 40, लेस कर दो टैक्स, टैक्स दिया हुआ 30%, तो मतलब 12, तो ये आ गया पैट, पैट आ गया 28, डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड मारो, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इधर देखो, नंबर ऑफ शेयर्स है 40 लाख डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 4 lakhs। 28/4 करो फटाफट से, कितना आएगा आपका 7। EPS आया ₹7 पर शेयर। ठीक है, यहाँ तक बन गया सबका, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो वेरी गुड। बोला क्या है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। ठीक है, तो सिंपली प्राइस पूछा है, फॉर्मूला लिखो पहले वापस मेरे साथ। इतना बार फॉर्मूला मैं किसके लिए लिखता हूँ, अपने लिए नहीं भाई, आपके लिए लिखता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप भी इजीली लिख सकते हो। ठीक है, डिविडेंड प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई के होल डिवाइड बाय के। प्राइस निकालने बोला है, डिविडेंड 7 रुपये EPS है, तो मेरा पे आउट रेशियो कितना होगा, पे आउट होगा से 50%, तो मतलब 3.5, 3.5 अलग से डी कैलकुलेट कर लेना, मतलब डी इज इक्वल टू 7 × 50% इज इक्वल टू 3.5। ठीक है ना, स्टेप दिखा देना एग्जाम में। प्लस 7 - 3.5, आर कितना है सर, आर बता दो, आर है सर 18 और मेरा के ई है 15। ठीक है, 0.18 by 0.15 होल डिवाइडेड बाय 0.15। सॉल्व फॉर दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। फटाफट से बताओ कौन बताएगा आंसर। 3.5 × 0.18 डिवाइड बाय 0.15 प्लस 3.5 डिवाइड बाय 0.15, 51.33। रेट से लिख रहा आंसर 51.33। आगे रुपीस पर शेयर वगैरह नहीं, ये तो प्राइस निकाला ना हमने, तो 51.33 रुपीज़ ये लिख रहा, मत भूलना भाई। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया, इजी था। एग्ज़ाम क्वेश्चन और इजी लगा जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया था, वैसा ही आता है एग्ज़ाम में। सर क्यों हम गलत कर देते हैं, हमारा नंबर क्यों नहीं मिलता, बिकॉज एग्ज़ाम के पहले 1.5 डेज़ में आप रिवाइज ठीक से नहीं कर पाते हो सारी चीज़। अभी हमने कैसे पढ़ाई की, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया, पहले पूरा कंसेप्ट आपको फ्रेश हुआ, फॉर्मूला याद हुआ, उसको आपने पुट किया, आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व किया। एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम में उतना फ्रेश नहीं रहता कंटेंट, आप रिवाइज ठीक से नहीं कर पाते हो, प्लान ठीक से नहीं बनता अपना, इसलिए सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नया कुछ नहीं आता पेपर में, पेपर वो ही आता है, वो ही कंसेप्ट टेस्ट होते हैं, बट बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट वन प्लेस यू ऑल गेट कन्फ्यूज्ड। अभी अपने को पता डिविडेंड पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, घर का माहौल है, टाइम लेना है, तो अपने अकॉर्डिंगली अपना दिमाग स्लो जा रहा है, फ्लेक्सिबल है और अडेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट को 2 पार्ट का क्वेश्चन था, याद है तो इतना करने पे 3 नंबर मिल गया, 2 नंबर और। डिटरमाइन द पे आउट रेशियो, अगर मेरा प्राइस दे दिया 48, एक ही चीज़ घुमा के पूछ रहा है भाई तू। अब मैं करूँगा कि आप करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप करना। ठीक है, बोल रहा 48 इज इक्वल्स टू पे आउट रेशियो बोला, मतलब डी मांगा है, प्लस 7 - डी, अभी आर और के तो सेम रहेगा, बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। इसको सॉल्व करना, डी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब आप लोग, ये डन, समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। यस, सो वी हैव कंप्लीटेड आर रेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी कंप्लीट हो गया हमारा, इधर देख लो फटाफट, ये पोर्शन डन। वी आर जंपिंग टू इररेलेवेंस थ्योरी का MM अप्रोच। नाम से क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपको इतना बार बताया, इररेलेवेंस थ्योरी मतलब मेरा डिविडेंड डिसीजन से प्राइस इररेलेवेंट होगा, इट विल नॉट चेंज।
येस यू हर्ड मी राइट कि डिविडेंड डिसीजन से, डिविडेंड में चाहे 10 रुपये दूँ, चाहे दूँ, चाहे ना दूँ, चाहे सारा दे दूँ, मेरा प्राइस विल रिमेन सेम। वो मेरा मोदी ग्लानी मिलर ने बताया। ठीक है, कैसे बताया, क्या किया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। As per this model, market value of a share is affected solely by its earnings and not by dividend। ये ना आपका कहाँ आता है मालूम है, थ्योरी में भी आता है ये क्वेश्चन ना। सेम क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी, थ्योरी मतलब सॉरी एमसीक्यू में, ये आपका एमसीक्यू में पूछ लेता है कि विच मॉडल इज अफेक्टेड बाय अर्निंग्स नॉट डिविडेंड। तो भाई इररेलेवेंट थ्योरी होगा, नॉट डिविडेंड से अफेक्ट हो रहा है तो मोदी ग्लानी मिलर। ठीक है, गलती नहीं करना बच्चा, सही करके आना। ठीक है, अजम्पशंस अंडर दिस मॉडल, perfect capital market exists and all investors are rational। again the same thing, there are no taxes, I know that, no flotation cost होगा because retained earnings use करेंगे मैं, investments are financed through equity only, I know that, there is no risk of uncertainty as investors का ये point के वजह से, ये assumptions की वजह से dividend से फ़र्क नहीं पड़ रहा प्राइस को, because no risk of uncertainty है, investors can predict the future price and dividend with certainty। ये अजम्पशन की वजह से, क्योंकि अब आपको लग रहा है क्या डिफरेंट था इसमें, ये अजम्पशन डिफरेंट है इसमें ये अजम्पशन ही डिफरेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से प्लीज़ एक बार रीड कर लो कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है इन्वेस्टर्स को, दे कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस एंड डिविडेंड विथ सर्टेनिटी। ठीक है, इसका ना 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपको ये करना है, 3 स्टेप में ये सम सॉल्व होता है, आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बना के देगा सुंदर सा, फिर 2 सब पार्ट देगा कि कैलकुलेट द प्राइस इफ डिविडेंड इज पेड, कैलकुलेट द प्राइस इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। आंसर दोनों में सेम आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइस कैसे निकालोगे, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस करना अपने को। प्राइस कैसे निकालोगे, फार्मूला पे स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 पे आते हैं, सीधा स्टेप 1 पे आते हैं। मैं बता दूँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इस करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा पूरा चीज़। अब मेरे साथ देखो एक बार, आज का प्राइस क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ सर आप, मैं बोल रहा हूँ आज का ये जो P0 होता है ना, आज का प्राइस ये क्या होगा, कैसे निकलेगा ये प्राइस, क्वेश्चन मार्क। आज का कोई भी वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू, P0 मतलब आज का प्राइस मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है कि फ्यूचर से हमको जो मिलने वाला है उसको मैं डिस्काउंट कर दूं, उसको मैं आज 1 साल पीछे ले आऊं तो मेरे को आज का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। अगर मान लो डिविडेंड नहीं होता, भूल जाओ डिविडेंड को, सर डिविडेंड क्या, भूल जाओ, कुछ नहीं होता डिविडेंड इज 0। तो P0 इज आज का वैल्यू एंड P1 इज व्हाट, P1 इज 1 साल बाद का वैल्यू, P1 इज व्हाट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अगर मैं P1 में डिवाइड कर दूं 1 प्लस डिस्काउंट रेट, 1 प्लस डिस्काउंट रेट मतलब कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अपने करते हैं ना कैपिटल बजटिंग में, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर करते हैं, वैसे ही 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई इंटू P1 करोगे तो आपको P0 मिल जाएगा। मतलब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, हाँ कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे अपने, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो P0 आ गया। इस तरीके से आता है P0। अगर मैं बोलूँ डिविडेंड भी है तो यहाँ पर डिविडेंड जोड़ दो, क्या दिक्कत है। D1 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज वो अगला 1 साल का डिविडेंड होगा जिसको मैं डिस्काउंट करूँगा, तो टोटल जो मुझे मिलने वाला है उसको मैंने डिस्काउंट किया, मुझे आज का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, येस और नो बोलो पहले गाइस, येस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। आई कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट नाउ व्हाट। अगर क्वेश्चन में आपको P0 नहीं पूछता है, मैंने दिया आपको समझ में आने के लिए, क्वेश्चन में ना P0 निकालने नहीं बोलेगा, P1 निकालने बोलेगा, P1 इज़ इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे करोगे भाई, इधर देखो, मैं लिख सकता हूँ P0 इंटू 1 प्लस के ई माइनस D1 इज इक्वल्स टू P1। क्या किया मैंने, इसी को मैंने घुमा के ऐसे लिख दिया। आई कैन डू दैट, आई हैव द फुल लिबर्टी। मैंने क्या किया, P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस के ई को इज इक्वल्स टू जो P0 होता है उसको मैंने क्या किया, सिर्फ घुमा के इस तरीके से लिख दिया, विच इज़ राइट। किसी को कोई आपत्ति है? नहीं सर हमें कोई आपत्ति नहीं, हमको सब समझ में आ रहा, आप आगे बढ़िए, वेरी गुड। सो आपको स्टेप 1 हो गया, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस आपका आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। MM अप्रोच में ना नए शेयर इशू करने होंगे तो कैलकुलेट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैसे करोगे, इधर देखो सम भी कराएंगे। जब मैंने आपको कहा कि हम सम्स के संग आए हैं तो सम्स के संग आए हैं, आपको हर चीज़ का सम कराया जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। एम मैंने एक आर्बिट्रली एम यूज़ किया है भाई, आपका एम का कोई वैसा नहीं, आप एक्स यूज़ कर लो, आपका जो मन, ठीक है ना। मैं एम यूज़ करता हूँ। एम क्या है,
मतलब नया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दिस इज एम। आई क्या है? आई मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना है। अरे भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख का, मेरे पास अर्निंग्स पड़ी है 1 लाख का या 50,000 का, मानो इजी समझ में आने के लिए, तो 1.5 लाख का मुझे को एडिशनल पैसे लगेंगे। क्या बोल रहे हो? यस, जो एडिशनल मुझे पैसे लगेंगे वो मुझे तो नए शेयर इशू करके लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। तो वही मैं कर रहा हूँ अभी। इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा आई प्लस ई माइनस, आई माइनस में क्या कर रहा हूँ? ई माइनस डी, मतलब मेरे पास जो अर्निंग्स माइनस डिविडेंड, मतलब जो मेरे पास बचा। मैं बोल रहा हूँ मेरे को 2 लाख का रुपया चाहिए इन्वेस्टमेंट करना, माइनस कर दो उसमें से मेरे पास खुद के पास क्या है? खुद के पास मतलब रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स मतलब अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। मैंने कहा 50,000, तो मुझे चाहिए टोटल 1.5 लाख। P1 मैंने ऊपर से निकाला, वहाँ से ही P1 आया, वो पुट करो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आ जाएगा। पैसा डिवाइड बाय प्राइस शेयर्स, शेयर्स इनटू प्राइसेस, क्या वैल्यू, वैल्यू डिवाइड, अरे भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम अगर होता है तो अपने बोलते हैं ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वही चीज़ तो कर रहा हूँ, कोई नया चीज़ थोड़ी ना कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? यस। तो मेरा आ गया नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, इजी गया अभी तक। यस, लास्ट स्टेप 3 बस कर दो, आपका डन, सम खत्म, यू आर होम। स्टेप 3 क्या है? वैल्यू ऑफ अ कंपनी। वैल्यू ऑफ अ कंपनी कैसे निकलता? अब भैया लास्ट में तो वैल्यू निकालना ना, मैं बोला कि डिविडेंड डिसीजन से वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू निकालेंगे। अब n प्लस m मतलब मेरा ओल्ड नंबर, मेरे पास शेयर्स था 100, मान लो 50 मैंने और इशू किया, ऊपर 50 कैसे आया? ऊपर से कैलकुलेट होके आया ये 50, तो टोटल हो गया 150। P1 मैंने किया था स्टेप 1 में, स्टेप 1 से मेरे को P1 मिल गया, ये 50 मिला स्टेप 2 से, यहाँ तक ठीक है। टोटल वैल्यू आ गया मेरा, प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट, मेरा जो अर्निंग्स है मैंने जो इन्वेस्ट किया, फिर भी कुछ बच गया, तो वो मेरा और मेरा वैल्यू में ऐड होगा, और उसको मैं डिवाइड बाय 1 प्लस के ही कर दूंगा आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने में, आज के दिन का वैल्यू निकालने में, बिकॉज P1 तो 1 साल बाद का प्राइस होता है ना। अरे भाई ये पूरा चीज़ ऊपर का क्या आया? नेक्स्ट ईयर का आया, तो उसको मैं 1 प्लस के ही से प्रेजेंट वैल्यू कर रहा हूँ, 1 साल पीछे खींच के लेके आ रहा हूँ, डिस्काउंट कर रहा हूँ। यस, ईजी, यस। So I will use this formula to calculate the value of firm. It's a 3-step model. It's a 3-step process. अगर आपने ये समझ लिया, if you have understood this, you can easily do all the numericals. Again, वापस बताएंगे आपको। चलो, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच आपका इररेलेवेंस थ्योरी का 3rd नंबर मॉडल, अपने मतलब टोटल में 3rd नंबर मॉडल, इररेलेवेंस थ्योरी का एक ही मॉडल है, वही पढ़ रहे हैं। मोदिग्लानी मिलर अप्रोच बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन से वैल्यू ऑफ द फर्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं डिविडेंड दूं या चाहे ना दूं, मेरा वैल्यू ऑफ द फंड विल रिमेन इंटैक्ट, विल रिमेन सेम। हमने बोला ओके भाई तू बता कैसे अब? तो उसने बोला कि ये तो 3 स्टेप मॉडल लगा ले, तो ये 3 स्टेप मॉडल लगा ले, 3 स्टेप कर कैलकुलेट कर। पहले तो प्राइस निकाल, प्राइस निकाला तूने, उसके बाद तू नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स निकाल ले, और फिर तू वैल्यू निकाल ले, देख ले तू खुद। मैंने बोला मैं नहीं मानता, उसने बोला तू देख ले खुद, मैंने बोला मैं नहीं मानता, उसने बोला भाई करके देख तो सही, मैंने बोला ओके आओ इधर करके देखेंगे। अब सर आप तो रील बना रहे हो, रील नहीं बना रहे, पढ़ा रहे आपको जिससे आपको समझ में आए। चलो फोकस यहाँ नहीं है, रील में फोकस जा रहा बच्चों का, है ना। इलस्ट्रेशन एक तो देखो, मैं बता दूँ बड़ा सिंपल है, समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा। प्लीज़ एक बार साथ में देखना मेरे साथ। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैंने दे दिया 10%, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मैंने दिया 10,000 एट द रुपीज़ 100 इज़ माई मार्केट प्राइस, मैंने मार्केट प्राइस भी आपको 100 दे दिया। D1 दे दिया मैंने 5, और नेट इनकम मैंने दे दिया 1 लाख इज़ माई अर्निंग्स 1 लाख। नेट इन्वेस्टमेंट 2 लाख मेरे पास पड़ा बेचारा, 1 लाख है, चाहिए 2 लाख, तो नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म। अब एग्जाम में आपको मोदिग्लानी मिलर बोल के नहीं देगा। एग्ज़ाम आप सी इंटर का एग्ज़ाम देने जाओगे भाई, आपको स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो कि आपको सब परोस के दे देगा क्वेश्चन में। एग्ज़ाम में मोदिग्लानी मिलर बोल के नहीं देगा। अगर ऐसे लिखा ना क्वेश्चन कि वैल्यू निकालो डिविडेंड नॉट पे डिविडेंड पेड, तो समझ जाना मोदिग्लानी का ही क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है और दोनों पे आंसर सेम आएगा। इट्स अ वेरी गुड वे टू क्रॉस चेक योर आंसर, मज़ा आ जाता है। ठीक है, अपना पहला लिखा है क्वेश्चन में डिविडेंड नॉट पेड। डिविडेंड नॉट पेड मतलब डी 0 होगा, डिविडेंड 0 होगा, बात ही खत्म है, जो डिविडेंड है 0 होगा। स्टेप 1 लगाओ, स्टेप 1 लगाया मैंने। स्टेप 1 क्या है मेरा? P0 को मैंने फार्मूला लिखा, पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो भैया आपको लिख के आना है एग्जाम में। सर फार्मूला का नंबर होता है क्या? देखो कोई फिक्स्ड नहीं है, इट ऑलवेज गिव्स अ बेटर इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर।
फॉर्मूला का सच बोलूँ तो ऐसा सच कोई नंबर नहीं है, बट लिख के ज़रूर आना। आपका फ्लो बनेगा, गलती नहीं होगी, एग्जामिनर को भी लगेगा कि यस आपने पढ़ा है, फॉर्मूला भी लिख रहे हो आप, तो कहीं और वो आपके लिए थोड़ा लीनियंट चेक कर सकता है। बहुत पहले स्कूल के मेरे किसी टीचर ने कहा था कि आप कोई क्वेश्चन अगर अच्छा से करते हो ना, तो कोई अगला क्वेश्चन आपने कुछ छोटी गलती भी की ना, तो एग्जामिनर उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो वो चीज़ हमेशा मुझे काम आया। मैं भी अपने बच्चों को वही रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोग भी वो चीज़ ज़रूर फॉलो करो, ठीक है ना। तो मैंने लिखा फार्मूला, फिर मैंने निकाला प्राइस, P1 निकाला। मैंने कहा ना P1 निकालते हैं अपने। P1 कैसे आता है सर, इसको यहाँ लेके गया माइनस D1, D1 इज़ 0, तो बात ख़त्म। 100 इज़ द प्राइस दिया हुआ था, 100 का प्राइस यहाँ आया, 10% दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ढूंढो, ये रहा पहला में, 10% यहाँ दिया हुआ है, प्राइस यहाँ दिया हुआ है, इसको लगाया D 0 है, तो मेरा प्राइस आ गया 110 P1। P1 आ गया, सबको बच्चों को समझ में आई। यस, अब स्टेप 2 लगाओ। स्टेप 2 में मैं M निकाल रहा हूँ। M मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालेंगे कैसे, I माइनस E माइनस D बाई P1, ठीक है। आ जाओ, I मेरा चाहिए 2 लाख, I इज़ 2 लाख, समझ में आया। E माइनस D, E मेरा 1 लाख, D तो भाई 0 रहेगा, 0 का 0 सेम, डिवाइड बाई 110 कैसे, ये देखो 110। अभी आपने निकाला P1 इज इक्वल्स टू 909। ईजी, कुछ भी नया कैलकुलेट हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा, क्वेश्चन में सब दिया, बस फॉर्मूला में पुट कर रहा है, उसका नंबर दे रहा है भाई। इतना इजी, इसके देंगे आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन, इतना सा के लिए 5-5 7-7 नंबर का भी पूछ लेता है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखा, फिर से मैंने फॉर्मूला लिखा, मुझे भी क्लियर हुआ क्या करना है, अब मैंने किया। एंड मेरे पास पहले से 10,000 शेयर्स थे, कैसे मिले मुझे 10,000 शेयर्स, यहाँ दिया हुआ था। 909 मैंने कैलकुलेट किया, 110 मैंने कैलकुलेट करके रखा है, 1 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था, E माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस की, करो 10 लाख आ गया आंसर। समझ में आया, किसी को डिफ़िकल्ट लगा, कुछ नहीं था भाई। ये सेम फार्मूला, ये तीनों स्टेप आप समझ लो, इसको पुट करो, यू आर डन, यू आर थ्रू। चलो आगे बढ़े। व्हेन डिविडेंड इज पेड, व्हेन डिविडेंड इज पेड, अब बोला तो 5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कहाँ दिया था सर, ये देखो 5 रुपीज़ का डिविडेंड, उसको यूज़ करेंगे और अपना सम करेंगे। सेम चीज़ वापस करो। व्हेन डिविडेंड इज पेड देन P1 अगेन कैलकुलेट करो, बट 5 रुपये का प्राइस यूज़ करना, तो 105 आ गया, 110 का 105 हो गया, ठीक है। अब 105 से डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे बढ़ गए, पहले 909 को चाहते, लेकिन अब डिनोमिनेटर छोटा तो आंसर ओवरऑल बढ़ा, तो 1428.57, उसको अब यहाँ पुट करो, 105 को पुट करो, 1 लाख सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, आंसर फिर आ गया 10 लाख, एंड यू आर डन। आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन सेम, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन योर डिविडेंड डिसीजन। मैं 1 रुपया 50 रुपया डिविडेंड का बात नहीं कर रहा, मैं बोला डिविडेंड पेड या नॉट पेड, पूरा दोनों वर्सेटाइल डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ले लिया मैंने भाई। मैं बोल रहा पूरा 0 ले लिया एक जगह, और एक जगह मैंने पूरे 5 रुपये ले लिए, 2 रुपये, 1 रुपये, 4 रुपये, कुछ भी ले लेते आप, आंसर 10 लाख आता। समझ में आया, क्लियर हुआ। खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 रुपया 3 रुपया लेके डिविडेंड सॉल्व करना, आंसर विल कम टू 10 लाख। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आपको पता आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कॉन्टैक्ट ASAP एंड वी आर रेडी फॉर यू, वी आर अवेलेबल फॉर यू टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और एम आई क्लियर माई फ्रेंड्स, यस। चलो आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वैल्यू ऑफ फर्म हैज़ टू कम सेम अंडर बोथ द केसेस, जो मैंने आपको बोला, विच मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिविडेंड पेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म एंड डिविडेंड नॉट पेड। वेरी गुड। चलो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे कि नेक्स्ट एग्जाम में ये आपके आ सकता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। MTP जनवरी 25 में भी ये पूछा गया था। क्या बोलता है ना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वर्ड में लिख दिया डिस्काउंट, मतलब आपको डिस्काउंटिंग करनी है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन का एक बार बुक से पढ़े, कंसेप्ट को एक बार बुक से पढ़े। दिस मॉडल वैल्यूज शेयर्स एट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोलेगा, कंसेप्ट क्या बोलेगा आपको, कंसेप्ट बोलेगा कि एक सर्टेन 1 सेकेंड, हमारा पावर हल्का डाउन है लैपटॉप का, चार्ज में लगा लेते हैं। यस, सॉरी गाइस, हाँ रेडी। कंसेप्ट क्या बोलता है कि डिविडेंड दिया जाएगा फॉर से ₹10 पर शेयर, और 5% से ये 10% है, एज पर गॉर्डन मॉडल जो हमने सीखा वो ग्रो करता जाएगा। बोल सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये बोल रहा है कि 5 साल तक ग्रो करेगा, या मान लो फॉर एवर ग्रो करेगा। फॉर एवर ग्रो करेगा मतलब
कि मैंने आज आपको एग्जांपल मैंने आपको दिया आज 1 लाख रुपया फॉर 10% रेट ऑफ रिटर्न फॉर एवर। तो मतलब हर साल आप मुझे 1 लाख पर 10% मानी 10,000 मुझे रीपे करते रहोगे, हाँ कि ना बोलो। मैंने आपको आज 1 लाख दिया 10% के रेट पे, तो 10,000 आप मुझे हर साल दोगे, तब तक दोगे जब तक जो प्रिंसिपल है वो आप मुझे वापस नहीं कर देते। मान लो 100 साल तक आपने नहीं दिया तो हर साल मुझे 10,000 करके मिलती रहेगी। तो सिमिलरली अगर डिविडेंड 10 रुपया करके दिया जा रहा है और ग्रोथ रेट दिया हुआ है 5% का, तो 10/5% कर देना तो आपका प्राइस आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि इधर देखो, अब लिख के कराओ से, वरना हमको भूल जाएंगे हम। डिविडेंड पर शेयर है ₹5 पर शेयर, ठीक है, और ग्रोथ दिया हुआ है भाई 20%। तो मेरा आज का प्राइस क्या होगा, परपेचुटी याद है, 5/20% कर देना, आंसर कितना आएगा 5 / 20%, 25। मतलब 25 रुपया पे 20% करके हर बार डिविडेंड मिलता रहेगा परपेचुटी तक। A/I याद आया, परपेचुटी क्या था, परपेचुटी मतलब परपेचुटी का फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में आपने, A/I, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लो, और मेरा एनुअल पेमेंट्स। डन, ये समझ में आया कंसेप्ट, पहले आपको आप लोग बताओ हाँ या ना हाँ। अब इसी में क्वेश्चन बोलेगा कि परपेचुटी तक नहीं यार, 5 साल तक 20% करके ग्रो करेगा, 5 साल तक 20% का ग्रोथ रेट रहेगा, देन देयर आफ्टर ग्रोथ रेट विल चेंज, देयर आफ्टर ग्रोथ रेट विल चेंज। तो इस टाइप का जो पॉसिबिलिटी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, ठीक है। सम के संग करेंगे ना, ज़्यादा समझ में आएगा और ईजी भी रहेगा। और चलो, प्राइस ऑफ द शेयर्स कैलकुलेटेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स डिस्काउंटेड बाय एन अप्रोप्रिएट रिस्क रेट, ठीक है। डिस्काउंट रेट, रिस्क रेट जो बोलो आप उसको। क्या फॉर्मूला रहता है, डिविडेंड इज पेड टिल nth ईयर एंड स्टॉक इज देन सोल्ड एट nth ईयर। मतलब डिविडेंड बाय 1+k, अरे डिस्काउंटिंग करना, प्रेजेंट वैल्यू करना है तो D1/1+k होता है ना यार, मालूम है आपको, ये सबको पता है। अगला साल 10 रुपया बाय, इसको आज का प्रेजेंट वैल्यू लेके आना है तो डिवाइड बाय, मान लो 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10 / 1.05, तो आज का वैल्यू आ गया। सिंपल। मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको आज से 1 साल बाद 10 रुपये देने वाला हूँ, तो उसका आज का वैल्यू क्या, तो निकाल लोगे। और मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो 10 / 1.06, तो उसका आज का वैल्यू आ गया। वही चीज़ कर रहे हैं हम। 2 साल बाद का होगा तो नीचे स्क्वायर, 3 साल बाद का होगा तो नीचे क्यूब, n साल बाद का होगा तो नीचे n, ठीक है। फिर लिखा कि शेयर सोल हो गया, तो सोल हो गया तो जितना पे सोल हुआ, जितना साल बाद उसको भी आज के वैल्यू में डिस्काउंट करके ले आएंगे आज के दिन पे, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ व्हेन डिविडेंड इज पेड टिल nth ईयर एंड ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट फॉर एवर। अब इस चीज़ पे आओ, बोल रहा है कि इस टाइम तक nth ईयर तक ना, मान लो एक सर्टेन रेट पे ग्रो करता जाएगा, एक सर्टेन रेट पे ग्रो करेगा, मान लो 20% पे। नई कंपनी आई जोमेटो, जोमेटो स्टार्टिंग में ग्रो कर रहा 20% 30-40% पे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, हर साल 30% 40% का ग्रोथ भाई, बिकॉज वो नया आया है। AI पहले से था, जेन AI का बात कर रहे हैं, जनरेटिव AI, वो नया आया है तो वो 30% 43% से ग्रो कर रहा है, बिकॉज इट्स न्यू, द बेस इज़ वेरी स्मॉल। सडनली इफ द बेस बिकम्स बिग देन द ग्रोथ विल बिकम्स लो, विल बिकम स्लो, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में तो कॉन्स्टेंटली आपको एक अच्छा ग्रोथ पे होगा, मान लो 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक 20% 30%। देयर आफ्टर व्हाट विल हैपन इज एक 5% का सिर्फ ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन वो फॉर एवर होगा। फिर तो तब आप कैसे निकालोगे हमारा प्राइस। दिस इज द कंसेप्ट फॉर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया, ईजी लगा, यस। एक सम के संग करें, कौन सा सम कराओगे सर आप, जो आपके मन में आया होगा वही करा देंगे। चलो, मैंने आपसे कहा था MTP में आया था, MTP Jan 25 नवंबर 24, मतलब भाई जान के MTP नवंबर में आता है, मालूम है ना, नवंबर दिसंबर वही चीज़। तो MTP नवंबर 24 का ये क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, ध्यान से देखना, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। देखो, फुल फोकस के संग क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ। पारस TMT लिमिटेड इज अ TMT मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू दिया हुआ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। कुछ अभी तक काम की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन अब दिया है।
कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 10% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। जो सेकंड वाला केस था ना, वही एग्जाम में पूछता है हर बार, कॉन्स्टेंट ग्रोथ, उसके बाद फॉर एवर सेम ग्रोथ। देन 5% फॉर इंडेफिनेट पीरियड, जो मैंने बोला वो इंडेफिनेट पीरियड मतलब इन्फिनिटी तक समझ लो, कोई सर्टेन पीरियड डिफाइन नहीं किया हुआ, इसलिए इंडेफिनाइट पीरियड बोलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन दिस शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इस 15% का मेरा डिस्काउंट रेट दे दिया, ठीक है, इजी जा रहा हूँ मैं। कुछ नया चीज़ का बात हो रहा है, फॉर्मूला ध्यान आ रहा है कि हाँ सर D/1 + A करते रहते थे, फिर लास्ट में डिस्काउंट का, तो वही सब डिटेल दे रहा है भाई, बस पुट करो निकालो आंसर। कंपनी पेड ₹4 एज डिविडेंड पर शेयर टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मतलब, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या हुआ बताओ तो? इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में अंतर क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में अंतर क्या होता है? अपने जो करते हैं ना ये सब कैलकुलेट, हर बार इंट्रिंसिक वैल्यू ही करते हैं। वाई? बिकॉज मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि जो प्राइस मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, आज रिलायंस का दाम चल रहा है ₹1250, ₹1250 ₹1250 इज़ द प्राइस पर शेयर ऑफ रिलायंस, ठीक है। अब अगर रिलायंस का पर शेयर का दाम ₹1250 है, रिलायंस का पर शेयर का दाम ₹1250 है, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? मतलब समझ में आ रहा? मतलब पता है किसी को इंट्रिंसिक का? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब हुआ कि मैं अनिरुद्ध, मेरे हिसाब से रिलायंस का वैल्यू क्या होना चाहिए। मैंने लगाया डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर मॉडल है ना, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बहुत पॉपुलर है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली भी यूज़ किया जाता है। मैं देख रहा हूँ रिलायंस हर साल ₹10 का डिविडेंड दिए जा रहा है, हर साल मैं देख रहा हूँ रिलायंस ₹10 का डिविडेंड दे रहा है, और साथ में रिलायंस का ना ग्रोथ मुझे लग रहा है कि होगा 12% पे। रिलायंस हर साल ना 12% पे ग्रोथ करेगी, तो मैं ना 10/12% को यूज़ करके एक प्राइस निकाल सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 10/12% करके एक प्राइस निकाल सकता हूँ। अगर रिलायंस कोई ₹100 का डिविडेंड दे रहा होता तो 100/12% करता तो कितना आता? 833 आता। तो 833 का प्राइस अगर मुझे लगता है इंट्रिंसिक वैल्यू, तब उसका होता है 833, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से कैलकुलेट किया। आप एज अ स्टूडेंट, आपका जो तरीका है कैलकुलेट करने का, आपको समझ में आया कि यार रिलायंस अभी रिलायंस रिटेल का काम कर रहा है, जियो हॉटस्टार ले लिया, ऑयल में तो बहुत अच्छा फ्यूचर लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ग्रोथ रेट होगा 25%। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 100/25%, विच विल कम टू ₹400, विच विल कम टू ₹400। तो आपके हिसाब से दाम आ रहा है ₹400। मान लो आपने इस नंबर्स में कुछ टिंकरिंग की और आपके हिसाब से दाम आ गया, से सपोज कैसे करेंगे आपके लिए कैलकुलेट करके दिखाऊं अगर मैं, तो 4% का मान लो अगर, तो आपका आएगा मान लो ₹1600 का प्राइस आपके हिसाब से, तो वो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, डन, क्लियर? आ जाओ। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? कुछ नहीं है सर, इधर देखो, इधर ही करा देंगे आपको। प्राइस निकालना है, प्राइस निकालना है, प्राइस इज व्हाट? D1 दिया हुआ है, D1 क्या है देखो एक बार। ₹4 का दिया हुआ है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो मतलब D0 दिया हुआ है, तो D1 निकालने के लिए 4 इंटू ग्रोथ रेट दिया हुआ है 10%, तो 1.1 डिवाइड बाई 1 + k ही करते हैं, 1 + k मतलब 1 + पॉइंट, या ऐसे कर दे एक बार में, 1.15 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 1.1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1.15 टू द पावर 2, ऊपर में जो पावर नीचे भी वही पावर, इंटू 1.1 क्यूब। भी क्या कर रहे हो सर? मैं कर रहा हूँ ग्रोथ को इंटू 4 साल तक, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1.15 होल क्यूब प्लस 4 इंटू 1.1 टू द पावर होल 4 डिवाइडेड बाई 1.15 टू द पावर 4 प्लस, अब इधर आ जाओ, यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होती। नाउ वेयर द इशू अराइजेज इज, अब क्या? अब क्वेश्चन बोल रहा है 4 साल के बाद ना सेकेंड फेज, आप समझ लो, मतलब एक स्टोरी कंप्लीट हो गया, इसका बात ख़त्म। अब बोल रहा है 5 साल तक इनडेफिनाइट ग्रोथ होगा, 5% तक, 5% करके इनडेफिनाइट पीरियड तक ग्रोथ होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए भी एक, आप समझ लो, 4 इंटू 1.1 टू द पावर 4 तो था पहले, यहाँ तक का वैल्यू लिखा मैंने। अब मेरा क्या बोल रहा है 5% का ग्रोथ, तो इंटू 1.05, इसको डिवाइड किससे करूँगा मैं? A/I करना है, A/I करके मैं लिखूँगा नीचे KE - G, KE - G हम लोग जो सीखा ना मॉडल सेम चीज़, KE - G मतलब 1.15 माइनस 1.05। अब ये जो किया ना, ये जो मैंने किया, इधर देखो टाइमलाइन के संग देखो प्लीज़ एक बार,
मैं हूँ 0 पे, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आपने ये कर दिया फर्स्ट ईयर के लिए, ऐसे नहीं, इससे यूज़ करते हैं। ये किया आपने यहाँ पे, ये आपने किया यहाँ पे, ये आपने किया यहाँ पे, और ये आपने किया यहाँ पे। अब आपने ये कैलकुलेट किया इस ईयर के लिए, ठीक है। अब आपने नीचे से डिवाइड किया ना, उससे आप कैलकुलेट करके ले आए हो ईयर 4 पे। ए बाई आई कर रहे हो। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, 10% करके आप मुझे रिटर्न करोगे, तो 10,000 करके आप मुझे देते रहोगे। तो मैं जो 10,000 करके देते रहोगे, अब ए बाई आई यूज़ कर रहे हो, 10,000 डिवाइड बाई आई मतलब 10,000 डिवाइड बाई 10% कर रहे हो, दैट विल गिव्स मी व्हाट, 1 लाख। यस, तो 1 लाख तो मैंने आपको आज दिया ना, तो आप ए बाई आई यूज़ करके क्या कर रहे हो, आज का वैल्यू लेके आ रहे हो। 1 साल बाद 10,000 मिलना था, लेकिन उसको यूज़ किया, ए बाई आई पे पुट किया, तो आज का वैल्यू आया। तो मतलब ये 4 से 5 इस पीरियड का बात है, लेकिन ये 4 से 5 पीरियड का बात है, लेकिन ये जो डिवाइड कर रहे हो उसके वजह से आप सीधा ईयर 4 पे लैंड कर गए हो। समझ में आया? लोगों को बहुत 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 डाउट होता है, बहुत तकलीफ होती है कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है सर। प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनो, मैं रिपीट करूँगा, मेरा मन नहीं माना, मैं रिपीट करूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, यहाँ तक आपका जो स्टोरी था वो आपका ईयर 4 पे ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक का स्टोरी का कोई दिक्कत किसी को नहीं होता। अब आपने ये जो कैलकुलेट किया ना, परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाया, अब आपने ये कैलकुलेट किया, ईयर 4-5 का डेटा लिया ऊपर, 1.05 से इंटू किया, मतलब ये 4 से 5वां साल का ग्रोथ था 1.05, लेकिन जो डिवाइड किया ना उसके वजह से आप लैंड कर गए वापस ईयर 4 पे। आप समझ में आया? अब आप लैंड कर गए वापस ईयर 4 पे, तो मुझे 4 बार इसको डिस्काउंट करके आज का वैल्यू पे लाना है। क्यों सर? बिकॉज अरे यहाँ पे भी तो वही कर रहा है बेटा, तू यहाँ पे भी तो वही कर रहा है ना, तो यहाँ का वैल्यू को 4 बार डिस्काउंट कर रहा है, तो ये करके भी आप लैंड क्यों यहाँ पे, तो अगेन 4 बार डिस्काउंट करो। सिंपल डिस्काउंट करने का तरीका, इंटू 1.15 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे P0 आ जाएगा। दिस इज़ इट। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? प्लीज़ बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? बच्चों को डाउट होता है, मैंने अलग से भी उन काफ़ी जनों को ये चीज़ समझाया, फिर इस तरीके से बोलने से उनको क्लियर होता है कंसेप्ट। तो मैंने ट्राई किया इस वीडियो में मैं आपको ये कंसेप्ट इस नंबर लाइन ड्रॉ करके समझा दूँ कि एक बार में रजिस्टर हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है ना। समझ में आया ये वाला फार्मूला? देखो वही चीज़ था, डिविडेंड था, यहाँ पे जो डिविडेंड था वही सेम, फिर वापस ग्रोथ रेट लगाना पड़ेगा, फिर के ई माइनस जी, और फिर आप इसको एन ही यूज़ करोगे। एन क्या है भाई? ये देखो ये वाला एन, मतलब अगर ये 4 था तो ये भी 4, ठीक है। चलो लास्ट 2 कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स एंड वी विल एंड। 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे लेक्चर, ठीक है। 1.5 घंटा से कम में डिविडेंड डिसीजंस का बहुत ही बढ़िया रिवीजन, कितना 4 से 5 सम भी हमने बना लिया। आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी आप खुद से 2-3 सम प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा काम। उतना बड़ा तोप चैप्टर ये है नहीं। फार्मूला याद रखना, कुछ सम हाथ से खुद बना लेना, यानी यू आर थ्रू, ठीक है। लिंटर्स मॉडल क्या होता है? एक सुंदर सा मॉडल इसने प्रपोज किया था मिस्टर लिंटन ने। ये क्या बोलता है ना, एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से बस ये फार्मूला देखोगे ना, आपका काम बन जाएगा। बस ये फार्मूला मेरे संग ध्यान से देखना पड़ेगा। एक डिविडेंड डिसीजन लेना एक फाइनेंशियल मैनेजर का बहुत बड़ा काम होता है। टॉप मैनेजमेंट को वो आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है, मालूम है आपको। तो डिविडेंड उसको कितना लेना चाहिए? लास्ट ईयर उसने कुछ डिविडेंड लिया होगा, लास्ट ईयर कुछ डिविडेंड दिया होगा, मतलब मान लो 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY 24-25 में उसने दिया। नाउ FY 25-26 मतलब करेंट ईयर में अब वो कितना डिविडेंड दे, D1 उसका क्या होगा? वो 24-25 ख़त्म करके 1 अप्रैल 25 पे खड़ा है। अब 25-26 का डिविडेंड उसको निकालना है कि कितना डिविडेंड मुझे देना चाहिए। तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि जो D0 है, लास्ट ईयर का डिविडेंड है, वो तो मैं जो देना है, मान लो उतना तो मान लो एक देना है, उस पर मुझे कुछ प्लस माइनस करना होगा, कुछ चेंजेस करनी होंगी। अब मैं उस पर आता हूँ, मैं इस साल क्या कमाऊँगा? इस साल मैं क्या कमाऊँगा? अर्निंग्स पर शेयर आया मेरा, EPS। मेरा जो EPS आया ना, मेरा एक टारगेट पे आउट रेशियो होता है हर कंपनी का। इजी, अपने डिविडेंड ही तो निकाल रहे ना, E इंटू टारगेट पे आउट करके डिविडेंड आता है, अपने को पता है। E इंटू टारगेट पे आउट करके डिविडेंड आता है, तो वही मैंने निकाला कि हर कंपनी का टारगेट पे आउट यूज़ करके डिविडेंड क्या आया। अब उस डिविडेंड से मैंने माइनस कुछ कर दिया मेरे लास्ट ईयर का डिविडेंड। मेरा लास्ट ईयर का डिविडेंड माइनस करके जो इस साल का नया फ्रेश डिविडेंड इस साल को पर्टेन करता होगा सिर्फ। व्हाट आई एम सेइंग इज़, सपोज 10 रुपीज़ लास्ट ईयर का था,
प्लस ई इंटू पे आउट करके डिविडेंड D1 आता है मान लो 15 माइनस वापस 10 कर दोगे तो आप 5 रुपये का फ्रेश डिविडेंड कर रहे हो, मतलब अल्टीमेटली अभी तक क्या बना ये 5। लेकिन एक एडजस्टमेंट फैक्टर को इंटू करना पड़ता है। ये कोई साइंटिफिक रूल से नहीं आता, ये एएफ का कोई फार्मूला नहीं है, ये एएफ का कोई फार्मूला नहीं है, ये एएफ कोई तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये कंपनी अपने अपने हिसाब से, कोई कंजर्वेटिव होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई लॉन्ग टर्म सोचता है, किसी को लग रहा है इस साल मैंने ज़्यादा कमा लिया लेकिन हो सकता है अगले साल मैं इतना ना कमा पाऊँ, ये टारगेट पे आउट या मेरा अर्निंग्स इस साल ज़्यादा आ गया फॉर सम रीज़न, फॉर सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट है, फॉर एनी रीज़न पर से, तो मेरा अर्निंग्स या टारगेट पे आउट रेशियो इस साल कुछ अलग है, लेकिन ये हर साल लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल ना हो, तो ये एएफ इज़ एन एडजस्टमेंट फैक्टर जो कंपनी यूज़ करती है इस फॉर्मूला में टू कंट्रोल इट एज पर द, मान लो 40%, तो इसको कैलकुलेट करोगे 5 इंटू 40% कितना होता है आपका 2 रुपया होता है, प्लस 10 करोगे तो 12 रुपीज़ का डिविडेंड बन के आता है। 10 रुपया था लास्ट ईयर, इस साल मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं 12 रुपये का डिविडेंड दूंगा। 40% लिया आपने इस वजह से, ये कोई आर्बिट्ररी नंबर नहीं है, ये कंपनी अपने हिसाब से, आर्बिट्ररी बोल सकते हो वैसे तो, बट ये कंपनी अपने हिसाब से लेती है, जिसका जो कंपनी का रिस्क एपेटाइट हुआ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुआ, थिंकिंग हुआ, ग्रोथ का क्या फैक्टर्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हुए, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट देखते हुए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कंपनी एक एडजस्टमेंट फैक्टर चूज़ करके डिविडेंड देती है। ठीक है, डन, इजी था, कंसेप्ट अच्छा लगा ना। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन होने चाहिए थे कि नहीं, हाँ या ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंसेप्ट पे, मतलब कोई ऐसे लूप होल पर से नहीं है, बट स्टिल ऐसे आप इसको यूज़ नहीं करता, बट आपके स्टडी मैट में दिया है तो भाई पूछ लिया, अगर 2 नंबर का गलती से भी एमसीक्यू में दे दिया तो क्या करोगे, छोड़ के जाओगे? नहीं छोड़ के जाओगे ना। स्टडी मैट में कंसेप्ट दिया है तो भाई अपने तो पढ़ के जाएंगे। समझ में आ गया कंसेप्ट? अंडर लिंटर्स मॉडल क्या बोलता है देख लो अब। अंडर लिंटर्स मॉडल द करंट ईयर्स डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन द करंट ईयर्स अर्निंग्स एंड द लास्ट ईयर्स डिविडेंड। इस साल का मैं क्या कमाऊंगा, ये मेरा करंट ईयर का ई, और लास्ट ईयर मैंने क्या दिया उसके ऊपर डिपेंड करके मेन या एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के मैं D1 निकाल लेता हूँ। गॉट इट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर, यू 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। सबका क्या मतलब है वो मैंने दिया। नोट्स अगर आपको ये वाले चाहिए तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट ASAP, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक है, भर दो, आपको घर तक ये बुक मिल जाएगा इन वेरी क्विक टाइम। मैंने लिख दिया आपके लिए नोट कि देयर आर नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक इन ICI स्टडी मटेरियल, ठीक है, ताकि रिवीजन करते समय आप थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट 1.5 डेज पे आप खड़े हो तो भाई आप ये बैठ के अब ये नहीं सोचो सर AF क्या था, भाई माथा नहीं लगाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार क्विकली ग्लांस मारा फॉर्मूला में आगे बढ़ गया, ठीक है। ग्राहम एंड डॉड याद करने के लिए गर्म दूध मॉडल क्या बोलता है कि स्टॉक मार्केट प्लेज अ कंसिडरेबल वेट ऑन डिविडेंड्स देन ऑन रिटेन अर्निंग्स। स्टॉक मार्केट को डिविडेंड ज़्यादा पसंद है रिटेन अर्निंग्स से। स्टॉक मार्केट को मतलब कंपनी का प्राइस जो मार्केट में वो ज़्यादा फ्लक्चुएट, ज़्यादा वेरी करता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड्स, नॉट बिकॉज ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो उसने ना एक ही फार्मूला बनाया है, फार्मूला बस याद कर लो, छोटू सा फार्मूला है, एक बार याद कर लो, प्राइस इज इक्वल्स टू एम क्या एक मल्टीप्लायर होता है, एक मल्टीप्लायर होता है, वो एम होता है जो पी रेशियो से डिराइव हो सकता है काफ़ी तरीक़ों से, वो एक मल्टीप्लायर हुआ, इंटू करते हैं उस पर डिविडेंड प्लस अर्निंग्स डिवाइड बाय 3। अब उसने ये 3 लिया तो उसको लगा कि 3 इज़ अ राइट नंबर, 2 या 4 कंजर्वेटिव या एग्रेसिव हो जाता, अर्निंग्स को मैं डिवाइड बाय 2 कर देता तो शायद थोड़ा सा कम या कंजर्वेटिव हो जाता, डिवाइड बाय 4 करता तो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता, अर्निंग्स बहुत कम हो जाती मेरी। सो मैंने डिवाइड बाय 3 किया कि न्यूट्रल स्टैंड लेने पे। उसने जो किया, मैंने क्या किया भैया, ये ग्राहम एंड डॉड ने 2 जन मिलके 2 वेरिएबल का फार्मूला बनाया है, तो अर्निंग्स बाय 3 किया उसने, इस तरीके से प्राइस निकालना है। फटाफट से एक बार याद कर लेना, बेसी माथा इसमें लगाने की कोई दरकार नहीं है। क्रिस्टल क्लियर, डन, आगे बढ़ सकते हैं अपने। हाँ सर, क्विकली देखना, आपको नज़र घुमाना है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा, देखो ICI मटेरियल में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आगे बढ़ रहे हैं अब। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी के। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है भाई, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है आपको मालूम है? इंडिया में, सुनना मेरी बात, स्टोरी के जैसे मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, सीखने भी मिलेगा। प्रैक्टिकल बात करेंगे, अब कुछ थ्योरेटिकल बात अपने नहीं करने वाले, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, जब कोई स्टॉक न्यू इशू आती है, नया IPO आता है, तो मोस्टली 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे शेयर्स आते हैं। इंडिया में क्या हुआ अभी तक, 10 रुपये का फेस वैल्यू से स्टॉक इशू, शेयर इशू होता है। फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू मालूम है ना, 10 रुपये का फेस वैल्यू से इशू होता है, और कंपनी उसको ब्रेक कर करके अप टू ₹1 तक ला सकती है। इंडिया में पैसों का सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ। क्या बोला मैं? इंडिया में ये नहीं हुआ कि 50 पैसा
का फेस वैल्यू हो गया शेयर का, नहीं, 1 रुपये से कम इंडिया में नहीं होता। इंडिया में 10 से चालू होके 1 तक आता है, ठीक है। अब ये 10 से 1 तक आएगा कैसे सर? ये 10 से 1 तक आने के लिए कंपनियां क्या करती है? स्टॉक स्प्लिट करती है। वाई? क्या फ़ायदा होगा स्टॉक स्प्लिट करने का? एग्जैक्टली जो फ़ायदा होता है बोनस का, एक वही सेम चीज़ है स्टॉक स्प्लिट। देयर इज नो डिफरेंस इन द कंसेप्ट, सॉरी, सिर्फ एक डिफरेंस है। स्टॉक स्प्लिट से जो फेस वैल्यू है ना, जो 10 रुपये का था, मान लो 1:1 का स्टॉक स्प्लिट हो गया, तो सीधा वो हाफ हो जाएगा और मेरा 5 हो जाएगा स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ा दिया, फेस वैल्यू मेरा उसकी वजह से हाफ हो गया। दिस इज़ स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का एक और यूज़ क्या है, जैसे टाटा स्टील ने किया था कुछ साल पहले, 3 साल हो गए अब तो मोटा मोटी। टिस्को था, टिस्को टाटा स्टील। टिस्को का फुल फॉर्म क्या मालूम है आपको? टाटा आयरन स्टील और कंपनी, इस तरीके से टिस्को का फुल फॉर्म बनता था टाटा स्टील का। तो टाटा स्टील जो कंपनी थी उसका अराउंड 1900 रुपये 1800 रुपये शेयर का दाम चलता था। उसने क्या किया, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, सीधा 10:1 का, मतलब 10 शेयर मिलेगा 1 शेयर के बदले। इसके वजह से क्या हुआ, सीधा फेस वैल्यू 10 से हो गया 1, शेयर का दाम हो गया 1800 1900 से लेकर सीधा 180, डिवाइड बाय 10 हो गया शेयर का दाम, इंटू 10 हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स वर सेम, बट बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट द प्राइस ऑफ द शेयर बिकेम मोर लुक्रेटिव। अब 180 रुपये का दाम, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 180 रुपये का दाम, सर 1 रुपया स्प्लिट वैल्यू हो गया ना, हमको भी पता है, बट आप फिनेंस पढ़ रहे हो, मैं फिनेंस पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है। बट इंडिया में 17.5 करोड़ डीमैट अकाउंट, आज के दिन में 18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए हैं, सब टाइप के लोग हैं। एवरीवन फिनेंस के स्टूडेंट नहीं होते, सब सीए नहीं कर रहे होते। लोगों को 180 का दाम देख के बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि भाई 180 का है, 1000 चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। बट छोड़ दो, वो बात छोड़ दो एक बार। तो उससे क्या होता है, शेयर का दाम ल्यूक्रेटिव होता है, ट्रेडिंग ईजी होती है, तो लोग क्या करते हैं, फिर ज़्यादा उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी को उसका फ़ायदा मिलता है। समझ में आया स्टॉक स्प्लिट करने का रीज़न? उसके बाद क्या है, कंपनी नए शेयर होल्डर्स को ला सकता है, अफोर्डेबल प्राइस बन जाता है और नए शेयर होल्डर्स आते हैं, ये 2 फ़ायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। आप कुछ भी बड़ा डिसीजन लेते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टाइम पे, उस लेवल पे, तो एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। स्टॉक स्प्लिट करना कोई ऐसा नहीं कि कल मन किया आज तो भाई आज बड़ा सनी दिन है, आज तो बहुत अच्छी धूप निकली, आज स्टॉक स्प्लिट करते हैं ऑफिस जाके, ऐसा नहीं होता यार। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करना पड़ता है, लोगों को बैठाने पड़ते हैं, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाएगा स्टॉक स्प्लिट को इम्प्लीमेंट करने में, डिसीजन लेने में, ठीक है। स्पेक्यूलेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस। टाटा स्टील जैसा बहुत बड़ा कंपनी हो गया, कोई छोटा कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट मार देना, तो मान लो शेयर का दाम हो गया 5 रुपये, 50 का शेयर हो गया 5, तो स्पेक्यूलेशन होता है, पेनी स्टॉक बन जाता है वो। तो लोग क्या करते हैं, सट्टेबाजी करने लग जाते हैं शेयर पे, इंट्राडे, एफएनओ, अगर वो एफएनओ में के लिस्ट में होता है तो वो सब चालू हो जाती है। तो इसीलिए स्पेक्यूलेशन इंक्रीजेस, तो स्टॉक स्प्लिट का ये नुकसान है। ये 2 नुकसान है, 2 फ़ायदा है, मैंने डिस्कस अब किया, आपको समझा भी दिया, प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो टाटा स्टील का लिखा भी है, आपको बता भी दिया। डन। शेयर बायबैक। व्हाट इज़ शेयर बायबैक माय फ्रेंड्स? मैंने बोला था मैं वीडियो के एंड में आपको थोड़ा सा शेयर बायबैक पे भी टिप्पणी दे के जाऊँगा। शेयर बायबैक क्या हुआ कि एक कंपनी है, उसने शेयर्स इशू किया, जैसे एप्पल ने अनाउंस किया था $10 बिलियन का, $10 बिलियन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, $10 बिलियन का शेयर बायबैक अनाउंस किया था। सुन रहे हो, $10 बिलियन मतलब 100 करोड़ इज़ 1 बिलियन, 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़, फिर डॉलर उस पर लगा दो, मतलब 10,000 इंटू 90 मार दो आज के डेट पे, तो मतलब 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ का एप्पल ने बायबैक अनाउंस किया था। सोच के देखो, इंडिया में है तो इतना बड़ा बायबैक पता नहीं कब होगा। चलो छोड़ो वो सब बातें। तो शेयर बायबैक से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? शेयर बायबैक से क्या होता है, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर जो मार्केट में रहते हैं वो कम हो जाते हैं, कंपनी उसको बायबैक कर ले रही है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उनका वेटेज बढ़ जाता है, उनका स्टेक भी इंक्रीज़ कर जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स कम घटते हैं तो मेरा डिविडेंड पर शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इजी सिंपल बात है। बीबी इज परचेजिंग, मतलब बायबैक इज रीपर्चेजिंग ओन शेयर्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अरे शेयर इशू करते तो कैपिटल बढ़ता है, शेयर बायबैक करेंगे तो कैपिटल घटेगा ना, एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। एकदम सिंपल, उससे मेरा नंबर ऑफ शेयर्स घटा तो डिविडेंड पर शेयर बढ़ गया। बायबैक 2 जगह से होता है, एक ओपन मार्केट से, स्टॉक मार्केट मतलब डायरेक्टली बायबैक कर लो, कंपनी मार्केट में उतरी खरीद ली पैसा यूज़ करके अपना। एक और प्रॉब्लम है बायबैक का, मालूम है? बायबैक करिए मतलब कंपनी के पास पैसा है,
भाई मेरे से शेयर अगर कंपनी मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा 1250 रुपये का, अब अंबानी साहब आके अनिरुद्ध से 1250 रुपये दे के वो शेयर खरीद रहे हैं वापस। जनरली कंपनियां क्या करती हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है ना उससे ज़्यादा पे बायबैक करती है। कंपनी ये दिखाना चाहती है कि मेरे कंपनी का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा पे बायबैक करती है। समझ में आया रीज़न? तो अब कंपनी अगर 1250 रुपये दे के या 1300 रुपये दे के अनिरुद्ध से वो शेयर वापस ले रहा है, तो कंपनी के पास पैसा था, इट्स अ कैश रिच कंपनी, बट इट्स यूजिंग इट्स कैपिटल, इट्स यूजिंग इट्स मनी इन शेयर बायबैक बट नॉट इन ग्रोथ। भाई पैसा ही सब कुछ है, राइट? आप पढ़ाई कर रहे हो अल्टीमेटली पैसे कमाने के लिए, सुबह से रात तक जो घर से निकल रहा, रात को घर आ रहा, हर आदमी पैसे कमाने के लिए निकल रहा है, तो सबको पैसा चाहिए। अब कंपनी के पास पैसा है बट वो यूज़ कर रही है बायबैक करने में, तो इट शोज़ की कंपनी आपके पास ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, नया प्रोजेक्ट्स का, ये सब चीज़ में इन्वेस्ट ना करके इस वाला रूट में जा रही है, तो शायद कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ कम हो जाएगा। ये सब तरीका है जो एडवांस लेवल थिंकिंग अपने लगाते हैं कि एक एक चीज़, एक एक केस स्टडी पे क्या क्या एनालिसिस बन सकती है। समझ में इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको ये सब चीज़ें? बताओ ना प्लीज़। फाइनेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू। शेयर बायबैक, स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स, ये सब सारे कंसेप्ट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत मस्त है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सीए फाइनल्स में आओगे, हमसे पढ़ाई करोगे, तो आपको और सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलेगी। ठीक है ना? आज का वीडियो एंड करें। लास्ट सॉरी टेंडर ऑफर भी था। टेंडर ऑफर से भी कंपनी ले सकती है कि भाई ऑफर निकाला, आप अप्लाई करोगे अगर, तो आपका शेयर बायबैक कर लेगी कंपनी। डन। सेल्फ नोट्स का जगह मैंने छोड़ा है, आपको कुछ लिखना हो तो लिख देना। बच्चों से जो फीडबैक मिला कि सर ये सेल्फ नोट्स का जगह भी बहुत यूज़फुल रहता है, हमें कुछ अपनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना? आओ फुल स्क्रीन में आके वीडियो को एंड करें। सो गाइज, वी आर डन विद द रिवीजन वीडियो ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। वी हैव ऑल्सो सॉल्व अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, दिस विल गिव यू अ good bit of a impetus, which will give you a good boost in your revision, in your self practice, in your self confidence. ठीक है ना? वीडियो को एंड करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के संग शेयर पक्का से बनता है। सब्सक्राइब करना, इधर सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा, इधर या इधर मिल जाएगा। हमारा दोनों प्लेलिस्ट भी देख लेना, बाकी सारे वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। कीप वेल, स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।